ऑल राइट। तो देखिए, अगर हमें पेपर फॉर्मेट के हिसाब से बात करें तो टैक्स के पेपर में एक आपका जो एरिया आता है सेक्शन सी में, वो एरिया आपका जो सेक्शन सी में आता है, सेक्शन सी आपके पेपर में पूरे का पूरा 40 नंबर का आता है। इन 40 मार्क्स में आपके बेसिकली तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है 15 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन आता है आपका इनकम टैक्स से। एक और क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में आता है 15 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन आता है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल और सबसे जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, वो एक यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है 10 मार्क्स के लिए। और जो 10 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा होता है ये बेसिकली टैक्स प्लानिंग होता है। आईटी स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स, सीटी स्टैंड फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स, एंड यहां पे जो टीपी लिखा है दैट इज टैक्स प्लानिंग। तो सेक्शन सी में आपके 40 नंबर के सवाल आते हैं, तीन सवाल आते हैं और तीनों लाजमी करने होते हैं। एट टाइम्स जब स्टूडेंट से बात करो तो वो कहते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन छूट गया। ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है कि सर हमारा टैक्स प्लानिंग हम कंप्लीट नहीं कर सके। तो बेसिकली टैक्स प्लानिंग, आपकी अगर बुक के चैप्टर्स देखो तो कोई टैक्स प्लानिंग का चैप्टर नहीं है, बल्कि टैक्स प्लानिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन द नॉलेज विच वी अटेन इन दीज टू टॉपिक्स। आप जो इनकम टैक्स पढ़ते हो, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी इनकम वगैरह वगैरह, तमाम चीजें जो आप इनकम टैक्स में बढ़ते हो, और इसी तरीके से जो कंपनीज की टैक्सेस है, कंपनी का टैक्सेस है, कॉर्पोरेशन टैक्स का एरिया है। तो दो एरियाज का जो पूरा नॉलेज है वो आपका टैक्स प्लानिंग में टेस्ट किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो एरियाज का पूरा नॉलेज, इन्हीं दो एरियाज का पूरा नॉलेज आपका टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा होता है। और याद रखना, जब तक हमें इनकम टैक्स अच्छे से नहीं आ रहा होगा, जब तक हमें कॉर्पोरेशन टैक्स अच्छे से नहीं आ रहा होगा, तो हम टैक्स प्लानिंग को सॉल्व करने में मार खाएंगे, हम हमेशा इसमें डिफिकल्टी फील होगी। तो हम बेसिकली आज की अपनी डिस्कशन ही टैक्स प्लानिंग की चीजों से करेंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस प्लानिंग। जल्दी से एक सवाल पूछ रहा हूं, तमाम बच्चे चैट बॉक्स में जवाब देंगे। बीइंग अ टैक्स पेयर, एक इंडिविजुअल पर्सन भी टैक्स देता है, और बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन एक कंपनी भी टैक्स देती है। तो बीइंग टैक्स पेयर, वो बेशक इंडिविजुअल पर्सन हो या कंपनी हो, कोई भी तरह का जो टैक्स पेयर होगा वो अपना टैक्स ज्यादा देना चाहेगा या कम देना चाहेगा। बी क्विक, जल्दी से, मेरे सामने चैट बॉक्स है। देखिए, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ मैंने बोलना आपने सुनना नहीं है। होप कि आप अपना सारा इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ चुके होंगे, तो इसी की बेस पे हम टैक्स प्लानिंग सीखेंगे, लेकिन साथ साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर। शुमाइला, आपने कहा कि आप अपना टैक्स कम देना चाहोगे, आपने भी कहा यासिर कम देना चाहेंगे, समरा ने भी कहा कम देना चाहेंगे। बाकी बच्चे भी प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें, अपनी जो भी थॉट्स हैं वो शेयर करते जाएं। हमारी आज की जो गलतियां हैं, आज के हमारे गलत आंसर्स, गलत कम्युनिकेशन, वो हमारे लिए फायदेमंद होगी, हम उसी की बेस पे करेक्शन करेंगे और एग्जाम में सही कर रहे होंगे। तो आपने पूरे सेशन में इंटरेक्शन रखनी है, सिर्फ चुप करके सुनना नहीं है, बल्कि चीजों को समझना, रिस्पॉन्ड करना है, कैलकुलेशंस करनी है। ये तमाम काम आपने मेरे साथ करना है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आप बस सुन सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, हमने लेकर चलना है, हमने इंटरेक्शन करनी है आपस में। ठीक है जी, बिल्कुल सही आप बच्चों ने जवाब दिया कि बीइंग अ टैक्स पेयर, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम अपना टैक्स कम पे करें। भाई, उसी टैक्स को कम करने के दो तरीके हैं, टैक्स को मिनिमाइज करने के दो तरीके हैं। आई वॉन्ट टू हेयर द टर्म्स फ्रॉम यू गाइज। अगर आप अपना टैक्स कम करना चाहते हो तो एक कानूनी तरीका है और एक गैर कानूनी तरीका है। जी जल्दी से, वेरी राइट। जो कानूनी तरीका और गैर कानूनी तरीका, ये बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। वेरी राइट, परफेक्टली आंसर्ड। टैक्स कम हो जाएगा दोनों तरीकों से। टैक्स इवेड करोगे तब भी टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स अवॉइड करोगे तब भी टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन जो इवेजन है ना, ये इवेड करना, ये चोरी करना है। सो टैक्स चोरी एक गैर कानूनी तरीके से टैक्स कम करना है, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन, इवेड से निकला है। और दूसरा जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीके से, लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए, विद इन दी टैक्सेशन लॉज रहते हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज कैलकुलेट करने के आपको दो तीन चार ऑप्शन दिए हुए, और आप उनमें से एट द एंड वो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो जो जिस ऑप्शन में आपकी लायबिलिटी कम बन रही है। ऑप्शन वन भी अलाउड था, ऑप्शन टू भी अलाउड था, ऑप्शन थ्री भी अलाउड था। तीनों ऑप्शंस आपको गवर्नमेंट ने, टैक्स वालों ने अलाउ किए हुए कि कैसे भी अपना टैक्स कैलकुलेट करके दे दो। तो आपने तीनों को कैलकुलेट किया,
कंपेयर किया और जिसमें आपकी लायबिलिटी कम बन रही होगी आपने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। सो दैट मीन्स यू हैव नॉट इवेडेड द टैक्स, यू हैव अवॉइडेड द टैक्स। यहां पे आपने गिवन टैक्सेशन लॉज में से वो वाला तरीका अपना लिया, उस तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर लिया जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है। सो दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। और इसी टैक्स अवॉइडेंस को हम टैक्स प्लानिंग का नाम देते हैं। इसी टैक्स अवॉइडेंस को हम नाम देते हैं टैक्स प्लानिंग का। प्लान यूर टैक्सेस। प्लान यूर टैक्सेस में अब एग्जामिनर किस तरह सवाल पूछता है, कभी कभी एग्जामिनर टैक्स पेयर के हिसाब से सवाल पूछ रहा होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या बेहतर है। कभी कभी एग्जामिनर कंपनी के हिसाब से पूछ रहा होता है कि इस कंपनी के लिए कौन सा ऑप्शन फिजिबल है। तो जब इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं कि यार अगर ऑप्शन ए के मुताबिक काम किया जाए तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, ऑप्शन बी के मुताबिक काम किया जाए तो टैक्स लायबिलिटीज क्या होंगी, देन उसके बाद ऑप्शन सी के मुताबिक आपका टैक्स कितना बनेगा। अगर कंपेरिजन में पूछा कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, तो जब इस तरह के हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं बाय कंसीडरिंग मल्टीपल ऑप्शंस, सो वी आर प्लानिंग द टैक्सेस, वी वांट टू अवॉइड द टैक्स। यहां तक बात सही है सब बच्चे? ओके, यहां तक सब क्लियर है सबको? जल्दी से यस नो कर दे। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब देखें, यही चीजें हम जाके सीखेंगे पूरी टैक्स प्लानिंग के, और ये चीजें हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको टैक्स प्लानिंग का कुछ पढ़ाऊंगा, हम डिस्कशन करेंगे, छोटे छोटे कंपेरिजंस देखेंगे टेबुलर फॉर्म में, और वो टेबुलर फॉर्म में टेबल्स बने होंगे, कंपेरिजंस होंगे, उन कंपेरिजंस को माइंड में रख के हम फौरन से क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। और मैंने आपको पहले लिंक बता दिया कि टैक्स प्लानिंग करने की बेस जो है ना वो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स है। तो जो भी चीजें आपने इनकम इनकम टैक्स में सीखी है, पढ़ी है, वो दिमाग में होनी चाहिए। जो भी चीजें कॉर्पोरेशन टैक्स में सीखी है वो दिमाग में होनी चाहिए। और मोर और लेस टैक्स प्लानिंग का सवाल जो सेक्शन सी में 10 नंबर का आता है वो एक ही तरह का, मतलब 2 3 4 सिचुएशन है, उन्हीं में से किसी भी तरह का एक सवाल आएगा। और जितने भी हम इन 2 सेशंस में अपने पास टैक्स प्लानिंग में जो पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उससे हटके आपके एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। मैं आप लोगों से आफ्टर योर एग्जाम में ये नहीं सुनूंगा कि सर हम ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ा, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। इसी क्वेश्चन के मैक्सिमम जितने सिनेरियो है, जितने मैक्सिमम तरीकों से ये सवाल पूछ सकता है, वो हम सारे इन इन सेशंस में कवर अप करेंगे। जी, तो रेडी है सारे टैक्स प्लानिंग की डिस्कशन और क्वेश्चंस करने के लिए? तो हम मूव करते हैं अपनी रेलिवेंट स्लाइड पे। एक छोटा सा कंपैरिजन हम डिस्कस करते हैं, और ये कंपैरिजन है एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का और एक एम्प्लॉयड पर्सन का। किसी भी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए इट्स बेटर कि उस सिचुएशन को अपने ऊपर अप्लाई कर लो। नाउ थोड़ी देर के लिए आप खुद को समझोगे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और उसके बाद आप खुद को समझोगे कि आप एम्प्लॉयड हो। जब आप अपने ऊपर सिचुएशन को अप्लाई करके समझोगे तो इंशाल्लाह दिमाग में चीजें बैठती रहेंगी। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। सेल्फ एम्प्लॉयड को जो मिल रही इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो इनकम मिलती है उसका भी एक नाम है। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब में रहते हुए भी आपको कुछ पैसा मिल रहा होता है, इनकम मिल रही होती है, लेकिन दोनों के डिफरेंट नेम्स हैं। सोचे फौरन से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मिलने वाली इनकम को हम क्या नाम दें, और एम्प्लॉयमेंट इनकम से मिलने वाली इनकम कौन सी है, वो एक एम्प्लॉय को मिलने वाली इनकम कौन सी है? जल्दी से, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को मिलने वाली इनकम कौन सी इनकम होगी, क्या नाम देंगे उसको प्यारो? जल्दी जल्दी बोलो जी। एनी आंसर्स? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वेरी राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को जब इनकम मिलती है उसको नाम दिया जाता है ट्रेडिंग इनकम का, लिखा भी हुआ है। दोबारा इसलिए ताकि हम विद स्पेसिफिक टू द टर्म बात करें। और एक एम्प्लॉय को जब इनकम मिलती है तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट इनकम नाम देते हैं। यही दोनों बातें लिखी हुई थी, बट मैं चाहता हूं कि आप सोचो साथ साथ में। अब अगली एक और छोटी सी बात सुनो। जब भी हम इनकम शीट की बात करते हैं, एक अलग सवाल, एक छोटा सा सिनेरियो दे रहा हूं। इनकम शीट किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए इनकम शीट बनाई जाती है। इनकम शीट के मेजरली 3 कॉलम्स होते हैं। एक नॉन सेविंग का, जिसे अदर इनकम भी कहा जाता है, दूसरा कॉलम होता है सेविंग्स का, और तीसरा कॉलम होता है डिविडेंड का। तो बच्चों ये बताओ कि इनकम शीट अगर बनेगी तो उस इनकम शीट में ट्रेडिंग इनकम कौन से कॉलम में जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट इनकम कौन से कॉलम में जाएगा? क्या इन दोनों का ताल्लुक नॉन सेविंग इनकम से है, क्या इन दोनों का ताल्लुक सेविंग इनकम से है, या इन दोनों का ताल्लुक डिविडेंड इनकम से है, या इनमें से किसी एक का ताल्लुक किसी और इनकम से है और दूसरे का ताल्लुक किसी और इनकम से है? जी बोलो। बिल्कुल सही बच्चे आप जवाब दे रहे हैं, इसी तरीके से आप बिल्कुल सही सी आंसर्स करते रहें।
ट्रेडिंग इनकम अगर इनकम शीट के हिसाब से बात की जाए तो एनएसआई का पार्ट है नॉन सेविंग इनकम का, या जिसे अदर इनकम कहा जाता है। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट इनकम भी आपकी नॉन सेविंग इनकम का पार्ट है। नॉन सेविंग में इन दो के अलावा दो और आते हैं। नॉन सेविंग में बेसिकली अगर आप इनकम शीट के हिसाब से सोचो तो एक आपने बताया कि नॉन सेविंग इनकम का कॉलम होता है, एक सेविंग इनकम का कॉलम होता है और एक डिविडेंड इनकम का कॉलम होता है। नॉन सेविंग में आपने दो तो बता दिए मुझे, एक ट्रेडिंग इनकम है और दूसरा एम्प्लॉयमेंट इनकम है। इसके अलावा भी दो और सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, उनके नाम भी मालूम होने चाहिए। अगेन मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे फौरन से कुछ चीजें रिकैप करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आप दोनों और की बात सुनो, देखो, तो एक आपकी दो आएगी इनकम प्रॉपर्टी इनकम और एक आपकी आएगी पेंशन इनकम। वेरी राइट। तो नॉन सेविंग इनकम में बेसिकली चार तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम जा रहे होते हैं। नॉन सेविंग इनकम के कॉलम में ट्रेडिंग इनकम आता है जिसे बिजनेस इनकम भी कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम एंड पेंशन इनकम। लास्ट दोनों पीआई लिखे हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी इनकम है और दूसरा आपका पेंशन इनकम है। तो ये चार तरह के सोर्सेस आपके नॉन सेविंग इनकम का पार्ट है। अब हमने कहा कि एक इंडिविजुअल पर्सन को अगर ट्रेडिंग इनकम मिल रही है वो भी नॉन सेविंग का पार्ट है, और अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम मिल रही है वो भी नॉन सेविंग का पार्ट है। अब इस तरह के मजीद कुछ बातें मायने में रखते हैं। वो बातें क्या है हमारे पास? कह रहे हैं कि इनकम हेड, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम इज रिपोर्टेड टू ट्रेडिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी। और हेड के साथ साथ हमने इनका कॉलम भी डिसाइड कर लिया कि इनकम शीट में किस कॉलम में जाएंगे। देयर आफ्टर इफ यू फर्दर टॉक अबाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक इंडिविजुअल पर्सन अपना टैक्स पे करने के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न फिलअप करता है। एक इंडिविजुअल पर्सन अपना टैक्स रिटर्न अपना टैक्स पे करने के लिए पूरे टैक्स रिटर्न फाइल करता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न जिसे कहा जाता है। और अगर एक बंदे की सिर्फ एक ही इनकम है और वो एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में से मंथली टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है और एक पूरा पे एज यू अर्न का सिस्टम चल रहा होता है। याद है ना बातें? अगर आप यूके में हो, अगर आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो आपका एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो आपका एम्प्लॉयर आपकी मंथली सैलरी से हर मंथ खुद ही टैक्स डिडक्ट करके एचएमआरसी को भेजता रहेगा। तो एम्प्लॉयर के पास ये जो सिस्टम चल रहा है जिसमें आपका मंथली टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ये पेई सिस्टम है। पेई का कोई फुल फॉर्म बताएगा आप में से? व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस पे? याद है किसी को? पे एज यू अर्न। वेरी राइट, वेरी गुड। एनआईसी की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग इनकम पे आपका क्लास 4 एनआईसी पे किया जाता है। और एम्प्लॉय पर्सन के लिए, एम्प्लॉय की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट में दो लोग होते हैं, एक एम्प्लॉयर दूसरा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में दो लोग होते हैं, एक एम्प्लॉयर दूसरा एम्प्लॉयर। लेकिन यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय के एनआईसी की बात करें तो एम्प्लॉय अपना क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी पे करता है, और क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी को प्राइमरी एनआईसी भी कहा जाता है। तो कभी कभी आप किसी से सुने ना, यार मेरा प्राइमरी एनआईसी, तो मतलब एम्प्लॉय के एनआईसी की बात हो रही है। और अगर आप कभी किसी से सुने कि सेकेंडरी एनआईसी, तो सेकेंडरी एनआईसी किसका एनआईसी होगा? एम्प्लॉयमेंट में दूसरा पर्सन कौन सा था? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में अगर एक एम्प्लॉयर तो दूसरा एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का एनआईसी सेकेंडरी एनआईसी है। वेरी राइट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और एम्प्लॉय को जो एनआईसी है दैट इज प्राइमरी एनआईसी। और यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड क्लास 4 एनआईसी है और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्लास 1 एनआईसी है। पेंशंस की अगर हम बात करें, क्या इनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम का किसी पेंशन से कोई ताल्लुक है? यस। अगर आप कोई काम कारोबार कर रहे हो, इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, तो फिर आपको अलाउड हो जाएगा कि आप पर्सनल पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप पर्सनल पेंशन फंड के मेंबर बन सकते हो। लेकिन एम्प्लॉय के लिए पेंशन से रिलेटेड दो तरह के ऑप्शंस अलाउड है। एम्प्लॉय के पास एक तो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम है कि उसके एक एम्प्लॉयर के पास एक पेंशन फंड चल रहा होता है, और एम्प्लॉय के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि वो पर्सनल पेंशन स्कीम में भी पैसा डाल सकता है। तो बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वी गॉट वन ऑप्शन। बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हमारे पास सिर्फ पर्सनल पेंशन फंड का ऑप्शन है, और बीइंग एम्प्लॉय हम ऑक्यूपेशनल पेंशन के साथ साथ पर्सनल पेंशन फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर हम बात करें वैट की, वीएटी की, तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए वैट से रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है, और जब वो वैट से रजिस्टर्ड हो जाएगा तो अपना इनपुट वैट भी क्लेम कर सकता है। ये चीज हम वैट में सीखते हैं कि वैट रजिस्टर्ड बिजनेसेस दे आर एबल टू क्लेम द इनपुट वैट ऑन द विच दे पेड एट टाइम ऑफ परचेजेस। और अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करूं, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करते हो, आपको पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप उस पैसे को कहीं जाके कंज्यूम करते हो, खर्च करते हो, तो इन दैट केस आपने वो कंजप्शन करते वक्त, गुड्स और सर्विसेज को खरीदते वक्त जो वैट पे किया वो कभी आपको वापस नहीं मिलना। यू विल सफर द वैट।
तो आपको इनपुट वैट वापस नहीं मिलेगा। सफर इनपुट वैट का मतलब वो वैट आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा। होप कि ये सारे डिफरेंसेस आपके माइंड में अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो जहाँ पे ऑक्यूपेशनल पेंशन लिखा है इसको हम ओपीसी लिख सकते हैं, और जहाँ पे पर्सनल पेंशन है इसको हम पीपीसी लिखते हैं। ऑक्यूपेशनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय गॉट टू टाइप्स ऑफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, whereas self-employed person only got one pension contribution, that is a personal pension contribution। एक किसी तरह का और डिफरेंस है, क्विकली हम ये जरा कुछ पॉइंटर्स आपके सामने, इन पॉइंटर्स को आप जरा एक नजर देखो, फिर मैं अपनी डिस्कशन करता हूं। जल्दी से प्यारो, जल्दी से देखो क्या लिखा है, कुछ बातें सोचो, फिर फौरन से हम एक और डिफरेंस देखने के बाद सवाल स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमने अब यहाँ पे फर्दर जो डिस्कशन की, दैट इज हमने कंपेयर किया कि अगर एक पर्सन को सैलरी मिल रही है और अगर एक पर्सन को कहीं से डिविडेंड मिल रहे हैं तो उसके साथ ट्रीटमेंट क्या होगी। क्विकली रिकैप कर देते हैं इसको। अगर एक पर्सन को सैलरी मिल रही है तो सैलरी बीइंग पार्ट ऑफ नॉन सेविंग इनकम, उस पर ये टैक्स रेट लगेंगे क्योंकि नॉन सेविंग इनकम के कॉलम का ये टैक्स रेट है। और अगर डिविडेंड इनकम के कॉलम के रेट्स की बात करें तो वो कुछ अमाउंट तक एग्जम्प्ट होता है, 500 एग्जम्प्ट होता है, फिर बेसिक रेट बैंड तक 8.75, हायर रेट बैंड में डिविडेंड का रेट होता है 33.75, और अगर एक बंदा एडिशनल रेट एक्सपेयर हो तो डिविडेंड का रेट होता है 39.35। फिर हमने कहा सैलरी मिलने की वजह से इंडिविजुअल पर्सन को कोई एनआईसी देना पड़ेगा। यस, क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी देना पड़ता है, और ये मैक्सिमम 8, ये इसकी जो टैक्स रेट्स हैं एनआईसी के वो 8% और 2% है, और एनआईसी की इंफॉर्मेशन आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होती है। डिविडेंड मिलने पे आप यानी कि इंडिविजुअल पर्सन को कोई एनआईसी पे नहीं करना होगा, क्योंकि डिविडेंड्स पे किसी भी तरह का कोई एनआईसी नहीं होता। इसी तरीके से फिर हमने बात की उस कंपनी के लिए जो सैलरी दे रही है, उस कंपनी के लिए जो डिविडेंड दे रही है, क्या उस कंपनी को कोई एनआईसी पे करने पड़ेंगे। हमने कहा जहां पे कंपनी सैलरी दे रही होगी वहां पे तो कंपनी को एम्प्लॉयर वाला एनआईसी देना पड़ेगा। और कंपनी का एम्प्लॉयर एनआईसी दो तरह का हो सकता है, क्लास 1 एनआईसी हो सकता है एम्प्लॉयर का ग्रॉस कैश अर्निंग्स पे, और दूसरा एम्प्लॉयर एट टाइम्स बेनिफिट्स भी तो देता है, उन बेनिफिट्स पे एम्प्लॉयर को क्लास 1A एनआईसी भी देना पड़ सकता है ऑन द अमाउंट ऑफ नेट टैक्सेबल बेनिफिट्स, और ये दोनों आपके कैलकुलेट होते हैं 13.8% पे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर किसी को कोई डिविडेंड पे आउट कर रहा है तो कंपनी को एम्प्लॉयर को डिविडेंड देने की वजह से कोई एनआईसी पे आउट नहीं करना पड़ेगा। डिविडेंड के देने पे कंपनी को किसी भी तरह का कोई एनआईसी पे नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने बात की क्या उस कंपनी के परिस्पेक्टिव से सोचा कि जो कंपनी किसी को एम्प्लॉयर रख के उसको सैलरी दे रही है, सैलरी देने की वजह से एचएमआरसी को एनआईसी भी देना पड़ रहा है, बेनिफिट्स दे रही है एम्प्लॉय को, उन बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं उसकी वजह से क्लास 1A एम्प्लॉयर एनआईसी एचएमआरसी को देना पड़ रहा है। तो बेसिकली उस कंपनी के लिए हमने सोचा कि अगर कंपनी किसी को एम्प्लॉय पर्सन रखती है तो कंपनी के ये सारी कंपनी को आउटफ्लोज करने पड़ेंगे। इन आउटफ्लोज की वजह से होगा क्या, कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। इन आउटफ्लोज की वजह से अगर कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि लोअर द इनकम लोअर द टैक्स लायबिलिटीज। तो हमने कहा कंपनी प्रॉफिट्स में से ये तमाम चीजें माइनस हो जाती हैं, इसलिए तमाम को ब्रैकेट्स में लिखा गया। तो आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स आते हैं। इन टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट है दैट इज आइदर एट 19% और 25%, सो हेंस वी कैलकुलेट द कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। फिर हमने उसी कंपनी के लिए सोचा कि जब कभी डिविडेंड्स देने होंगे तो क्या डिविडेंड पे करने की वजह से कंपनी को कोई एनआईसी पे करना पड़ेगा। हमने कहा नो, बिकॉज डिविडेंड्स आर पेड फ्रॉम द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स। पहले टैक्स दिया जाता है, बाद में बचे हुए प्रॉफिट्स कंपनी अपने पास रखे छोड़े या लोगों को डिविडेंड के तौर पे बांट दे, इसकी वजह से कंपनी को कोई डिविडेंड पे करने की वजह से कंपनी को कोई एनआईसी पे नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट फिर हमने ये देखा कि सैलरी का कहीं ना कहीं तो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन से लिंक बन रहा होता है, क्योंकि सैलरी को एम्प्लॉयमेंट इनकम कहा जाता है। इसी एम्प्लॉयमेंट इनकम को पेंशन पर्पसेस के लिए रेलिवेंट अर्निंग में ऐड किया जाता है। रेलिवेंट अर्निंग इज अ सम ऑफ 3 इनकम, एफएचएल प्रॉपर्टी इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम। इन तीन को एडअप करके आप रेलिवेंट अर्निंग ढूंढते हो, और उस रेलिवेंट अर्निंग को फिर 3600 से कंपेयर करते हो तो ढूंढते हो कि आप कितना मैक्सिमम पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सैलरी का तो अल्टीमेटली कहीं ना कोई लिंक आपका पेंशन से बन रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम डिविडेंड का किसी भी तरह से डिविडेंड पे करने का या रिसीव करने का किसी भी तरह का कोई भी लिंक आपका पेंशन से नहीं बन रहा होता। अब इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब जरा सोचो, आपकी जेब में पैसा है एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। मे बी आप उस बिजनेस को एक सोल ट्रेडर की तरह शुरू कर लो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसी बिजनेस को एक कंपनी बिजनेस के तौर पे शुरू करना चाहते हो।
ये कुछ डिफरेंसेस आपके सामने है कि आपकी जेब में एक पैसा है, एक अमाउंट है, एंड यू वांट टू स्टार्ट अप अ बिजनेस। वो बिजनेस आप एक सोल ट्रेडर की तरह भी शुरू कर सकते हो, यानी कि एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस सोल ट्रेडर को कहा जाता है। तो आप सोल ट्रेडर की तरह अपना काम शुरू कर सकते हो। जरा गौर करना, अगर आप सोल ट्रेडर की तरह अपना काम करोगे तो आपको मिलने वाली जो इनकम होगी, दैट इनकम वुड बी ट्रीटेड एज ट्रेडिंग इनकम। और हमें ये मालूम है कि ट्रेडिंग इनकम पे, और हमें ये मालूम है कि आपकी ट्रेडिंग इनकम पे जो आपका टैक्स लगता है, ये आपका इनकम टैक्स लगता है, आईटीएल कैलकुलेट होगी। और अगर यही सेम काम कारोबार आप कंपनी के तौर पे शुरू करो, तो कंपनी को भी जो ट्रेडिंग मिलेगी वो ट्रेडिंग इनकम तो कहलाएगी, लेकिन सोचो कंपनी के लिए अब जो टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स नहीं होगा, बल्कि वो आपका कॉर्पोरेशन टैक्स होगा। सो ये एक मेजर और बेसिक डिफरेंस है in between the own business which you starts as a sole trader, and the same business if you start from for by making a company. सो ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, आप लोग जरा क्विकली इसको एक नजर देखो, फिर मैं अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करता हूं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया है, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये हम दो बिजनेसेस को कंपेरिजन कर रहे हैं दो डिफरेंट हेडिंग्स के साथ, कि अगर आप अपना बिजनेस एक सोल ट्रेडर के तौर पे चलाना चाह रहे हो या एक कंपनी बनाकर चलाना चाह रहे हो, तो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेशन एलिमेंट किस तरह होगा, क्या होगा, कैसा रहेगा, और टैक्स देने के बाद आपके बिजनेस में जो बाकी पैसा बचा हुआ होगा उसको आप किस तरीके से अपनी जात के लिए निकाल सकते हो। तो विड्रॉवल ऑफ फंड्स एंड टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट्स, इन दो हेडिंग्स में रहते हुए वी आर गोइंग टू कंपेयर टू बिजनेसेस व्हिच आर द सोल ट्रेडर बिजनेस एंड द कंपनी बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आर असेस्ड ऑन अ फिस्कल ईयर बेसिस, whereas कंपनी के लिए जो टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स होते हैं दे आर बीइंग असेस्ड ऑन अ चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड। और अगर हमें याद हो, चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड कंपनी परस्पेक्टिव से सोचो, कंपनी ने अकाउंट कितने भी मंथ्स के बना लिए, 15 महीने के बना लिए, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का हो सकता है, लेकिन चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो कंपनी के प्रॉफिट्स की टैक्सेशन के लिए हमें चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड चाहिए होता है, जो कि मैक्सिमम 12 मंथ्स होगा और लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। कंपनी के लिए चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का एक्सेप्टेबल नहीं है। जब हम इंडिविजुअल पर्सन के लिए बिजनेस की बात करते हैं, एक सोल ट्रेडर बिजनेस में ड्राइंग सेठ बिजनेस है ना, सेठिया बिजनेस है, तो ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट होंगी। वेराज कंपनी में ड्राइंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कैपिटल अलाउंसेस कैलकुलेट करते वक्त एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस के लिए, सोल ट्रेडर बिजनेस के लिए हमें प्राइवेटली यूज एडजस्टमेंट्स करना पड़ती हैं। प्राइवेटली यूज्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कुछ हद तक बिजनेस में भी यूज होते हैं और कुछ हद तक प्राइवेटली भी यूज होते हैं। तो कैपिटल अलाउंसेस कैलकुलेट करते हुए हमें प्राइवेटली यूज्ड एसेट का अलग कॉलम बनाना पड़ता है। और यहाँ पे लिखा कि जबकि कंपनी में सेठ ऑनर तो होता ही नहीं है कि जो एसेट्स का पर्सनल यूज करे, तो इसीलिए एक कंपनी बिजनेस में कैपिटल अलाउंसेस के लिए पुआस के कॉलम नहीं होते, प्राइवेटली यूज्ड एसेट्स के कॉलम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एसेट है ही नहीं जो बिजनेस में भी यूज हो रहा है और जो ऑनर के प्राइवेट में यूज हो रहा है। तो ऑनर के प्राइवेट यूज तो है ही नहीं, कंपनी में ऑनर ही नहीं होता, सेठ थोड़ी होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। अगर हम थर्ड देखें, एक इंडिविजुअल पर्सन जब अपनी ट्रेडिंग इनकम स्टार्ट करता है ना, ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसकी ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग का पार्ट बनती है, और नॉन सेविंग के कॉलम में जाते जाते इनकम टैक्स लायबिलिटी से पहले पर्सनल अलाउंस मिलता है। लेकिन कंपनी के लिए कोई पर्सनल अलाउंस नहीं होता। फिर नॉन सेविंग इनकम में जब ये इनकम रिपोर्ट होती है इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए, तो ये रेलिवेंट रेट्स हैं। ट्रेडिंग इनकम being part of non-saving income is subject to tax at 20%, 40% और 45% dependent upon the status of taxpayer। जबकि कंपनी का जो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट है वो 19% है या 25% है। और अगर आप एक बिजनेस को सोल ट्रेडर की तौर पर रन करोगे तो आपको टैक्सेस देने के साथ साथ क्लास 4 एनएसी भी देना पड़ेगा ऑन द टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। लेकिन अगर आप उसी काम कारोबार को एक कंपनी बनाकर रन करोगे तो आपको बिंग कंपनी किसी भी तरह का कोई एनएसी नहीं देना पड़ेगा ऑन द टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं विच आर विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन सोल ट्रेडर बिजनेस एंड द कंपनी बिजनेस। जी, ये डिफरेंसेस क्लियर है आपको? जल्दी से जरा बताइएगा। देखिए, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चंस में जाने से पहले हम कुछ एरियाज को क्विकली रिकैप करेंगे। उन एरियाज को रिकैप करने के लिए जरूरी ये है कि हमें इनकम टैक्सेस की चीजें और कॉर्पोरेशन टैक्सेस की चीजें याद हो। तो अगर हमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स अच्छे से याद है तो हम टैक्स प्लानिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम अगली हेडिंग की बात करें, विड्रॉवल ऑफ फंड्स, अब फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर बिजनेस ने प्रॉफिट्स पे टैक्स दे दिया,
कंपनी बिजनेस ने प्रॉफिट्स पे टैक्स दे दिया। अब टैक्सेस देने के बाद बाकी जो प्रॉफिट्स बचे हुए हैं उनको हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? तो जब एक सोल ट्रेडर बिजनेस ने अपनी उस इनकम को ट्रेडिंग इनकम के तौर पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया, तो बाकी बचे हुए प्रॉफिट जो बिजनेस में वो उठा के घर लेके जा सकते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं होगा। विड्रॉवल ऑफ फंड्स पे कोई टैक्स नहीं होगा, बिकॉज ऊपर इनकम टैक्स ऑलरेडी पे किया जा चुका है। तो नो टैक्स implication on the withdrawal of funds for the sole trader business after paying the taxes, because they have already been taxed as the taxable trading profits have already been assessed under the income taxes for the individual person। लेकिन अगर आप यही सोचो, आपने अपनी ही कंपनी बनाई और आप अपनी कंपनी में अब अपनी कंपनी बनाई, कंपनी का कॉर्पोरेशन टैक्स तो दिया, लेकिन अब अपनी ही कंपनी से खुद को कुछ पैसा देना है, वो आप किस तरीके से दे सकते हो? यू गॉट टू ऑप्शंस। आप अपनी ही कंपनी में या तो एम्प्लॉय बन जाओ और आप अपनी ही कंपनी के शेयर होल्डर भी होते हो। तो अगर आप खुद को अपनी ही कंपनी से, अपनी बनाई गई कंपनी से कुछ फंड्स देना चाह रहे हो, तो आप कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओ। तो जब आप कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओगे तो आप कंपनी के डायरेक्टर बन जाओगे। डायरेक्टर एम्प्लॉय कैटेगरी में जाता है, तो आप खुद को कुछ पैसा सैलरी बोनस की फॉर्म में अपनी ही कंपनी से एलोकेट कर सकते हो। और अल्टीमेटली वो कंपनी आप ही ने स्टार्ट की, आप कंपनी के शेयर होल्डर भी हो, तो कुछ पैसा आप अपनी ही कंपनी से एज डिविडेंड इनकम भी ले सकते हो। तो देखो, विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम योर ओन कंपनी, क्योंकि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना कंपनी बना के। सो विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम योर ओन बिजनेस एंड द बिजनेस इज अ कंपनी बिजनेस, यू गॉट टू ऑप्शंस कि आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बन जाओ, खुद को कुछ एम्प्लॉयमेंट इनकम दे दो, और आप कंपनी के शेयर होल्डर तो हो ही, आप खुद को कंपनी से डिविडेंड इनकम भी एलोकेट कर सकते हो। लेकिन जब आप अपनी कंपनी से खुद को सैलरी बोनस दोगे, तो दो लोगों की इंप्लीकेशन आपके सामने है। आपकी अपनी जात के लिए भी टैक्सेस होंगे, आपकी कंपनी के लिए भी टैक्सेस होंगे। और जब आप अब खुद को डिविडेंड दोगे, तब आपकी जात के लिए भी इंप्लीकेशन और आपकी बनाई गई कंपनी के लिए। तो जरा वन बाय वन पढ़ते हैं। इंप्लीकेशंस फॉर पर्सन, हम पहला सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पर्सन के लिए क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगी। अगर आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बन गए, तो आपके लिए जो इनकम मिलेगी वो एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा और क्लास 1 प्राइमरी एनआईसी भी देना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम जिस कंपनी में आप एम्प्लॉय बने हुए हो, उस कंपनी के प्रॉफिट्स, आपको दी जाने वाली सैलरी, बोनस, टैक्सेबल बेनिफिट्स, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी, क्लास 1A एम्प्लॉयर एनआईसी, ये तमाम चीजें आपके कंपनी के प्रॉफिट्स को कम करेंगी। तो रिजल्टिंगली आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे कंपनी के, जिसपे 19% या 25% कैलकुलेट करके कंपनी का टैक्स आएगा। तो यहाँ पे इंप्लीकेशन दो लोगों की होंगी। आपकी बनाएगी कंपनी है, उसी कंपनी से आप खुद को एम्प्लॉयमेंट इनकम के तौर पे पैसा दे रहे हो, तो आपका अपना जाती टैक्स और आप ही की कंपनी के उस अमाउंट्स को जो पेमेंट्स किए हैं उसकी इंप्लीकेशन। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी से खुद को कुछ डिविडेंड दे रहे हो, क्योंकि आपने कंपनी बनाई थी, आप शेयर होल्डर भी थे, तो आपको अब आपने जो खुद को डिविडेंड दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हियर, फंड्स कैन बी विड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो आपको खुद अपनी कंपनी से जो डिविडेंड मिला, तो आपकी जात के लिए वो डिविडेंड रिसीट बेसिस या कैश बेसिस पे अकाउंट फॉर होगा। डिविडेंड की एग्जम्पशन मिलेगी 500 की, और बाकी डिविडेंड के अमाउंट पे टैक्स लगेगा इन तीन रेट्स में से कोई भी रेट। आपका जो स्टेटस होगा, स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर की बेस पे डिविडेंड इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है इंप्लीकेशन फॉर कंपनी, तो कंपनी के लिए डिविडेंड पे आउट करने पे कोई इंप्लीकेशंस नहीं होती, बेशक वो किसी की कंपनी हो या आपकी अपनी कंपनी हो। कंपनी जब डिविडेंड देती है, तो कंपनी पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स में से देती है। तो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देने पे कंपनी के ऊपर कोई इनकम टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं, कोई टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं आती। डिविडेंड्स आर पेड फ्रॉम पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स, सो रिजल्टिंग दी नो इंप्लीकेशन, नन इंप्लीकेशंस फॉर कंपनी ऑन मेकिंग द डिविडेंड्स। जी जल्दी से बता दें, ये क्लियर है आपको? हमारी बेसिक डिस्कशंस हो गई, अब हम अपना फौरन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड कि आर यू गाइस ओके विद दिस थिंग? ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। हियर वी हैव द फर्स्ट सिनेरियो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इन टैक्स प्लानिंग के सेशंस में जो हम सीख लेंगे, हमारा सेक्शन सी का 10 मार्क्स का टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। जितने भी सिनेरियो हम यहाँ सीखेंगे, मोरलेस उसी तरह की बात आपके एग्जाम क्वेश्चन में भी पूछता है। इंशाल्लाह आप 10 में से 10 नंबर भी ला सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, अगर थॉरोली समझ लें, तो आप अपने एग्जाम में जो टैक्स प्लानिंग का 10 मार्क का क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं वहां पे। तो ये सिनेरियो हमारे सामने है।
इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमें क्या क्या चीज कंप्यूट करनी है, इनकम टैक्स, दूसरी चीज हमें कंप्यूट करनी होगी कॉरपोरेशन टैक्स, एंड तीसरी चीज हमें कंप्यूट करनी होगी नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन एनआईसीज। ये मेजरली तीन चीजें इस क्वेश्चन में हम कंप्यूट करते हुए चलेंगे, और ये कंप्यूट करने के साथ साथ हमने डिसाइड भी करना है। वो डिसीजन किस बारे में है कि वेदर दिस पर्सन ऑपरेट बिजनेस एज अ ऑप्शन वन, क्या ये पर्सन अपने बिजनेस को एक सोल ट्रेडर के तौर पे लेके चले, और ऑप्शन टू, क्या ये बंदा अपने बिजनेस को एक कंपनी के तौर पे लेके चले। यही यहाँ पे जो बात हो रही थी ना, कि एक बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो तो सोल ट्रेडर की तरह भी शुरू किया जा सकता है, और अगर उसी बिजनेस को रन करना तो एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड बिजनेस के तौर, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस आर सोल ट्रेडर बिजनेसेस, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस आर कंपनी बिजनेसेस। तो जहां पे आप इनकॉर्पोरेट करते हो कंपनी, वो आपका इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कंपनी बिजनेस होता है, और अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस आपका सोल ट्रेडर बिजनेस होता है। तो यहाँ पे एक असल में बंदा है जिसका नाम है न्यूएट। न्यूएट के लिए हम ये डिसाइड करेंगे कि न्यूएट के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, क्या ये अपने बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर लेकर चले, या अपने बिजनेस को एज अ कंपनी बनाकर चले। और जब कंपनी बनाकर चलेगा तो इस ये तीन डिफरेंट ऑप्शंस देख रहा है कि अपनी कंपनी में से प्रॉफिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करें। वो विड्रॉवल ऑफ फंड्स की बात कर रहा है कंपनी बिजनेस में, कि वैसे तो सर आपने दो ऑप्शन बताए कि अपनी कंपनी में से रहते हुए दो तरह से हम अपना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थ्री अप्रोचेस कौन सी पूछ रहा है, तो इसकी हम बात करेंगे। शायद एक में वो हमें बोल रहा है कि सिर्फ इंप्लॉयमेंट इनकम ले लो, शायद दूसरे में वो बोले कि सिर्फ डिविडेंड इनकम ले लो, और शायद थर्ड में बोले कि बंदा अपनी कंपनी से कुछ इंप्लॉयमेंट इनकम ले रहा है, कुछ डिविडेंड इनकम ले रहा है। तो ये तीन ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं कि अगर अपनी ही कंपनी बिजनेस से कुछ विड्रॉवल ऑफ फंड्स करना हो तो तीन डिफरेंट अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली ये काम किया जा सकता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के चार वैल्यूज आएंगी, एक यहां पे आएगी, और थ्री ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस है ना। तो हमने कहा इन तीन ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को हम सॉल्व करके तीन वैल्यूज यहां पे कंप्यूट करेंगे, और देन जहां पे सबसे कम लायबिलिटीज बन रही होंगी हम बोलेंगे कि बंदे के लिए ये वाला ऑप्शन फिजिबल है। तो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये वाला एरिया एक दफा दोबारा पढ़ लो, और अपना माइंड मेकअप कर लो कि व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू परफॉर्म इन दिस क्वेश्चन। हमें इस सवाल में इनकम टैक्स कंप्यूट करना है, हमें इस सवाल में कॉर्पोरेशन टैक्स कंप्यूट करना है, हमें इस क्वेश्चन में एनआईसी कंप्यूट करना है। इनकम टैक्स सोल ट्रेडर पर्सन के लिए होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी के लिए होता है, और एनआईसी सोल ट्रेडर के लिए वो होते हैं, एनआईसी आपकी कंपनी के लिए भी होते हैं। तो ये चीजें माइंड में रखते हुए एक बंदा है न्यूएट, वो अपना एक काम कारोबार शुरू करना चाह रहा है। वो ये आपसे जानना चाह रहा है कि मैं आपको बोल रहा है कि मुझे इनकम टैक्स बताओ, कॉर्पोरेशन टैक्स बताओ और एनआईसी बताओ। अगर मैं अपने बिजनेस को ऑप्शन वन यानी कि सोल ट्रेडर की तरह लेकर चलूं, और ऑप्शन टू में अगर अपने बिजनेस को एक कंपनी बनाकर चलूं, और कंपनी बनाकर चलने के साथ साथ मैं अपनी कंपनी से तीन अप्रोचेस में से अपने फंड्स को विड्रॉ करना चाह रहा हूं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार वैल्यूज अकाउंट फॉर करनी है। ये आपका ऑल्टरनेटिव वन होगा, ये आपका ऑल्टरनेटिव टू होगा, ये आपका ऑल्टरनेटिव थ्री होगा। तो हमें बेसिकली ऑप्शन टू के इन तीन ऑल्टरनेटिव्स में से फिर इसको बताना भी है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव इसके लिए फिजिबल है। फिर हम इन चारों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। ये बातें माइंड में रखते हुए लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सिनेरियो। न्यूट इज अ पर्सन, न्यूट इज गोइंग टू कमेंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये अपना काम करना चाह रहा है, और ये हमारे ईयर की स्टार्ट डेट है 6 अप्रैल 24 से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, बट इज अनश्योर वेदर टू रन हिज बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर और टू ट्रेड वाया लिमिटेड कंपनी। और अगर कंपनी बनाएगा तो उसका नाम रख देगा एम्फीबियन लिमिटेड। ये पर्सन अपने काम शुरू करना चाह रहा है, लेकिन वो अनश्योर है कि वो अपने काम को एज अ सोल ट्रेडर लेकर चले या एक लिमिटेड कंपनी बनाकर चले, और अगर कंपनी बनाएगा तो उसका नाम रखेगा एम्फीबियन लिमिटेड। इन आइदर केस, कह रहे दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, बेशक वो अपना बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर लेकर चले या कंपनी बनाकर चले, इन आइदर केस दोनों केसेस में न्यूएट के टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द कंप्लीट 12 मंथ्स टाइम पीरियड, इसका पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 100,000। और इस 100,000 में से शायद कुछ चीजें हमें रेलिवेंट कंसर्न सिचुएशन में माइनस करनी पड़े। ये 100,000 तो है, लेकिन बिफोर taking account of any director remuneration or employer class 1 NIC, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन और क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी, ये दोनों चीजें कब रेलिवेंट होंगी
ये शायद 1 लाख के प्रॉफिट्स में से कब रेलिवेंट होंगी, व्हेन वी विल टॉक अबाउट लिमिटेड कंपनी की सिचुएशन। यानी कि सोल ट्रेडर में 1 लाख में से कुछ माइनस नहीं होगा, 1 लाख में से शायद ये चीजें माइनस हो जब आप अपना ये बिजनेस एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर लेकर चलो। तो हमने कहा कि बीइंग टैक्स एडवाइजर हम इसको बताएंगे कि यार तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन फिजिबल है। सो बीइंग टैक्स एडवाइजर नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बंदा हमारा क्लाइंट है, ये हमसे आया और पूछ रहा है कि बताओ मैं अपना बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर करूं या लिमिटेड कंपनी, मेरे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। तो जहां पे टैक्स सबसे कम बन रहा होगा वो इस बंदे के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। और इसके पूरे साल के प्रॉफिट 1 लाख होंगे, उस 1 लाख में से शायद डायरेक्टर रिम्यूनरेशन माइनस करनी पड़े या क्लास 1 एम्प्लॉयर एनएससी, लेकिन ये दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई भी चीज उस वक्त माइनस करनी पड़ेगी जब हम लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे होंगे। ऑप्शन 1 में इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं होगा, इन दोनों का ताल्लुक होगा आपके ऑप्शन 2 से। जी सिनेरियो क्लियर है आपको? अगर सिनेरियो क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि करना क्या है, तब हम स्टार्ट करेंगे। इफ द सिनेरियो इज नॉट क्लियर लेट मी गाइड यू वंस अगेन। जल्दी से बता दे, सिनेरियो क्लियर है तो मैं आगे मूव करता हूं जल्दी से तमाम। ठीक है जी, तो ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 में दिस पर्सन वुड बी ऑपरेटिंग बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और हम पीछे ये चीज सीख कर आए कि अगर आप एक सोल ट्रेडर के तौर पे काम करो तो ये सारा कुछ आपके साथ होना है। आपके ऊपर टैक्स भी लगेगा इन रेट्स पे, आपको एनआई पर्सनल अलाउंस भी मिलेगा, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे एनआईसी भी पे करना पड़ेगा। यानी कि ये तमाम चीजें आपकी टैक्सेशन ऑन प्रॉफिट्स होंगी इफ द बिजनेस इज स्टार्टेड एज अ सोल ट्रेडर। एंड व्हाट विल हैपन इफ द बिजनेस विल बी स्टार्टेड एज अ कंपनी। तो हम यहाँ वन बाय वन बात करते हैं। तो हम फौरन से यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने ऑप्शन 1 को पढ़ना शुरू किया, ऑप्शन 1 सॉल्व करना शुरू किया। ऑप्शन 1 में रहते हुए हमें मालूम है कि अगर आप एक सोल ट्रेडर हो, अगर आप एक सोल ट्रेडर हो तो सोल ट्रेडर को आईटीएल भी देना पड़ता है, इनकम टैक्स लायबिलिटी भी, और सोल ट्रेडर को क्लास 4 एनआईसी भी देना पड़ता है। ये चीजें भूलना नहीं आपने। सोल ट्रेडर है ना, उसको इनकम टैक्स लायबिलिटी भी देना पड़ेगी, क्लास 4 एनआईसी भी देना पड़ेगा। इनको एडअप करके बोलेंगे कि टोटल टैक्स कॉस्ट, टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट। अगर आप अपने बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर लेकर चलोगे तो टोटल टैक्स कॉस्ट आपकी ये होगी। सिर्फ टैक्स कॉस्ट नहीं, एनआईसी भी। सर आप एनआईसी को क्यों अकाउंट फॉर कर रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा था कि इनकम टैक्स एनआईसी और कॉर्पोरेशन टैक्स एनआईसी, ये तमाम चीजें हमने कंप्यूट करके चलनी है। तो हमने कहा कि व्हाट विल बी द टोटल टैक्स कॉस्ट इफ द बिजनेस इज रन एज अ सोल ट्रेडर। तो यहां पे हम इसकी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। पूरे साल का प्रॉफिट 1 लाख बताया है कि बेशक वो अपने बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर शुरू करे या एज अ कंपनी लेकर चले, दोनों सिचुएशन में पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 100,000। और इस 100,000 में से कुछ चीजें माइनस करना होगी, लेकिन वो लिमिटेड कंपनी की सिचुएशन में करना होगी। तो फिलहाल हम सॉल्व करें सोल ट्रेडर। तो हमने कहा सोल ट्रेडर पर्सन के लिए एक इनकम, ट्रेडिंग इनकम है तो वो इनकम शीट में नॉन सेविंग के कॉलम में जाएगी। एक सोल ट्रेडर के लिए अगर ट्रेडिंग इनकम है तो नॉन सेविंग के कॉलम में जाएगी। नॉन सेविंग के अलावा कोई और इनकम है ही नहीं तो यही आपका टोटल का कॉलम कंसिडर हो जाएगा। तो अगर आप सोचो क्वेश्चन में आपकी ट्रेडिंग इनकम दी गई है, ट्रेडिंग इनकम विल बी 100,000। ट्रेडिंग इनकम के साथ साथ कोई और इनकम नहीं है तो वी एंड अप विद टोटल इनकम। टोटल इनकम भी 1 लाख आ गई। अब हमें मालूम है अगर हम इनकम शीट को थॉरोली फॉलो करें, याद करें, तो टोटल इनकम से एक चीज माइनस की जाती है जिसका नाम होता है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। तो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट सवाल में नहीं दिया गया। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट 5 तरह के लोन्स में से कोई भी लोन लिया हो, उस लोन पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दैट इंटरेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट एंड कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम शीट ऑफ द पर्सन। इफ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन सो द नेट इनकम इज कैलकुलेटेड। नेट इनकम ₹1,00,000 आ गई। फिर इस नेट इनकम पे एक टेपरिंग का कॉन्सेप्ट चेक करना होता है। टेपरिंग का कॉन्सेप्ट जब उस वक्त चेक करना होता है जब आपकी एएनआई 1 लाख से ज्यादा हो। एएनआई स्टैंड्स फॉर एडजस्टेड नेट इनकम, लेकिन यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा है ही नहीं। तो एएनआई कैसे कैलकुलेट होती है? व्हेन फ्रॉम नेट इनकम वी डिडक्ट पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रॉस अमाउंट एंड व्हेन वी डिडक्ट द गिफ्ट डोनेशंस ग्रॉस अमाउंट सो वी एंड अप विद एएनआई। तो अगर नेट इनकम ही 1 लाख है, एएनआई भी 1 लाख आ गई,
सो हमने कहा 1 लाख ANI इज इक्वल टू 100,000, जो लिमिट हमें HMRC ने दी, टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में भी लिमिट होती है। तो हमने कहा नो टेपरिंग, पर्सनल अलाउंस की टेपरिंग की जरूरत नहीं है। पर्सनल अलाउंस की टेपरिंग का मतलब पर्सनल अलाउंस का कम हो जाना। अगर पर्सनल अलाउंस की टेपरिंग की जरूरत नहीं है तो हमने कहा कि पर्सनल अलाउंस टेपर नहीं हुआ तो फुली यूटिलाइज हुआ, फुली अवेल हुआ तो हमारे पास डिफरेंशियल आ गया टैक्सेबल इनकम। एंड टैक्सेबल इनकम फॉर दिस क्वेश्चन इज कंप्यूटेड एज, अगर आप 1 लाख में से 12570 माइनस कर दो, वी एंड अप विद एन अमाउंट ऑफ विच इज 87430। अब टैक्सेबल इनकम पे नॉन सेविंग का कॉलम है, नॉन सेविंग और यही आपका टोटल था, तो नॉन सेविंग के कॉलम में बेसिक रेट बैंड की एक्सटेंड तक 20% रेट लगेगा। और अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल आ रहा है 87430 में से, इफ वी डिडक्ट 37,700, सो वी एंड अप विद द डिफरेंशियल ऑफ 49730। ये आपका हायर रेट बैंड में फॉल कर रहा है तो यहाँ पे टैक्स रेट लगेगा 40%। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड कर लो तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो 37,700 इंटू 20%, दैट्स गिविंग अस अ वैल्यू ऑफ 7540, and 49730 into 40%, that's giving us 19892। इन दोनों को क्लब कर लो, इन दोनों का एडअप कर लो, तो वी एंड अप विद द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, एंड टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी विल बी 27432। तो हमने कहा अगर इस बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर शुरू करेंगे तो 27432 का आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब साथ के साथ में हमें मालूम है कि सोल ट्रेडर पर्सन को टैक्स लायबिलिटीज के साथ साथ NIC भी देना पड़ता है, और NIC देना पड़ता है टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे। तो जरा मुझे बताएं कि NIC जो देना पड़ेगा टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे, तो वो आपका कितनी अमाउंट का होगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है सोल ट्रेडर पे, सोल ट्रेडर पे क्लास 4 NIC लगता है, और एक क्लास 4 NIC टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे कंप्यूट होता है। टैक्सेबल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने का है, आप में से कोई मुझे अमाउंट लिख के बताएगा कि हमारे क्वेश्चन में टैक्सेबल प्रॉफिट कितनी अमाउंट का है। चलो मैं अमाउंट हाईलाइट करता हूं, सिर्फ बताना क्या लाख का है या 87430 का है टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं, ये तो टैक्सेबल इनकम है। इनकम शीट में जो इनकम आती है वो टैक्सेबल इनकम होती है। अब मुझे क्लास 4 NIC के लिए यहाँ पे टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखना है, मैं लाख लिखूं या 87430 लिखूं, जल्दी से आइडेंटिफाई करो। बोले बोले जल्दी से। बिल्कुल सही है, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट 1 लाख है। तो सर ये क्या है, तो भाई पर्सनल लॉस माइनस करने के बाद जो इनकम आती है वो तो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। यहाँ पे टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए हमें, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था यही अमाउंट ना, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑल्सो टर्म्ड एज टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया लाख का, तो ये 100,000 पे हम अपना क्लास 4 NIC कंप्यूट करेंगे। अगर आपको लिमिट्स याद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होती है। पहली लिमिट होती है 1 से लेकर 12570 तक, 1 से लेकर 12570 तक, डिफरेंस चला गया 12570। इस डिफरेंस तक कोई NIC नहीं होता, नील। अगर आपको सेकेंड रेंज याद करवाओ तो 12571 से लेकर सेकेंड रेंज होती है 50270 तक, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 37,700। इतनी एक्सटेंट तक जो क्लास 4 NIC कंप्यूट होगा दैट विल बी एट 6%। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2762। और अगर आप 50271 से आगे बढ़ो और आप लाख रुपए तक जाके रुको जो आपका टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 49730। तो इस 49730 के डिफरेंशियल पे जो NIC कंप्यूट होना है दैट इज एट 2%। तो आप इसको चेक कर लो तो आपके पास आ गया 995। क्लास 4 NIC इन टोटल अगर आप देख लोगे तो ये कैलकुलेट हो गया 3257। तो एक तरफ आपने सोल ट्रेडर बिजनेस पे 27432 का इनकम टैक्स दिया, और दूसरा आपको देना पड़ेगा 3257 का क्लास 4 NIC। इन दोनों का एडअप कर देंगे तो हम बोलेंगे कि टोटल टैक्स एंड NIC कॉस्ट, कि अगर ये बंदा अपने बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर रेकर चले तो इसके ऊपर टोटल टैक्स और NIC कितना इसको देना पड़ेगा, इन दोनों का जो भी सम बन रहा है वो अमाउंट यहाँ पे हमारे पास आ रही है 30,689। तो अभी हमने ये सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड किया, ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं 30,689
would be the total tax and NIC cost if the person runs business as a sole trader. So ये अमाउंट टोटल आपके पास आ रही है, if person runs business as a sole trader, in that case इनकम टैक्स और क्लास 4 NIC टोटल टैक्स एंड NIC कॉस्ट हो जाएगी 30,689। क्या ये बात आप लोगों को क्लिक हो रही है, समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? अब हमने ऑप्शन वन में जो फर्स्ट ऑप्शन था कि अगर बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर लेकर चला जाए तो फिर उसमें टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट कितनी होगी हमने फाइंड किया। हमने कहा सोल ट्रेडर में इनकम टैक्स लगता है, एनआईसी लगता है, दोनों चीजें इस 30689 में शामिल हो गई। ये तो हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन टू। ऑप्शन टू में ये अपने बिजनेस को एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर करेगा, कंपनी बनाकर चलेगा और कंपनी से ये पैसा लेना चाह रहा है तीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज में। यानी कि अब हमारी तीन वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। अब वो है क्या हर एक सिचुएशन, और फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को हम पढ़ते हैं कि अगर ये अपने बिजनेस को अगर ट्रेड करे वाया लिमिटेड कंपनी, और फर्स्ट अप्रोच जो हमें दी गई है, फर्स्ट अप्रोच फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम दी एम्फीबियन लिमिटेड, कहीं पे लिखा था कि जब ये कंपनी बनाकर चलेगा तो इस कंपनी का नाम रखेगा ये एम्फीबियन लिमिटेड। तो अब ये ऑप्शन टू को एक्सरसाइज करना चाह रहा है, यहाँ पे अपने बिजनेस को एज अ कंपनी बनाकर चलना चाह रहा है और कंपनी से ये अपना जो फंड्स हैं ये विड्रॉ करना चाह रहा है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर रिम्यूनरेशन। यानी कि ये कंपनी का एम्प्लॉय बनना चाह रहा है और एम्प्लॉय बन के कंपनी से प्रॉफिट्स विड्रॉ करना चाह रहा है। तो जरा एक लो, 4-5 मिनट का टाइम लो, इसको जरा खुद सॉल्व करो, पढ़ो ये सिनेरियो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जरा एक दफा पढ़ लो। देखो याद रखना, ये जो हम ऑप्शन टू सॉल्व करने जा रहे हैं, वेयर इन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपनी, तो यहाँ पे बंदा है उसी ने अपनी कंपनी बनाई है। तो इस सिचुएशन में बेसिकली मेरे पास चार रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी बनाते हो और उससे फंड विड्रॉ करते हो, आपकी इंप्लीकेशन, आपकी कंपनी की इंप्लीकेशन। अब आपकी इंप्लीकेशन में आपका इनकम टैक्स, एनआईसी, कंपनी का कॉरपोरेशन टैक्स और कंपनी का एनआईसी। तो बेसिकली मैंने जो हाईलाइट किया ना, यहाँ पे अब जब बंदा अपना कंपनी बनाकर चलेगा तो ये 1 2 3 4 बंदे का एनआईसी, बंदे का इनकम टैक्स, कंपनी का एनआईसी, कंपनी का इनकम टैक्स, तो ये चार चीजें रिजल्ट होंगी हमारी इस पूरी कंप्यूटेशन का। तो मैंने कहा कि जब इस तरह की सिचुएशन हो कि जब आपने अपनी कंपनी बना ली, एक तो पर्सन की इंप्लीकेशन, पर्सन का इनकम टैक्स लायबिलिटी, पर्सन का एनआईसी, फिर उसके बाद मैंने कहा इफ वी टॉक अबाउट कंपनी, तो इस सिचुएशन में कंपनी भी बंदे की अपनी ही कंपनी है। तो कोई भी कंपनी होती है, कंपनी का कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी, कंपनी भी एनआईसी पे करती है। तो यहाँ पे टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट, अगर आप यहाँ पे इसको देखना चाहोगे तो आप कहोगे कि टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट, हमें ये वैल्यू चाहिए टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट, जिसमें पर्सन की इंप्लीकेशंस भी हैं, उसकी कंपनी की इंप्लीकेशंस भी हैं। तो ये चार वैल्यू रिजल्ट होंगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को अपने तौर पे इस फर्स्ट स्ट्रेटजी के मुताबिक सॉल्व कर लो, जो जैसा समझ में आता है। आपका 100% गलत हो जाए मुझे गम नहीं है, आज गलती कर लो, एग्जाम में बैठ के नहीं करना। तो जो पॉसिबिलिटीज है मैंने आपको बताया कि एक एक्स अमाउंट मुझे यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, हर एक के लिए इंडिविजुअल वर्किंग करो और देखो आपकी क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये चार रिजल्ट जरा फाइंड करो, टोटल टैक्स कॉस्ट ढूंढो। लो एक कुछ टाइम लो, खुद को टाइम दो प्लीज। अब देखें इसमें हो क्या रहा है। पर्सन एक कंपनी बनाई और उस कंपनी से जो पैसा लेना चाह रहे हैं ना, वो इन दी फॉर्म ऑफ डायरेक्टर रिम्यूनरेशन लेना चाह रहे हैं। और डायरेक्टर रिम्यूनरेशन खुद को ये कैसे देगा, उसके लिए लिखा हुआ है द इंटायर प्रॉफिट्स, इंटायर का मतलब पूरे के पूरे प्रॉफिट्स, विल बी विड्रॉन एज सैलरी। वो खुद को एक सैलरी के तौर पे पैसा देगा, लेकिन वो कौन से प्रॉफिट्स होंगे, ये इंटायर प्रॉफिट कौन सा होगा, क्या जो गिवन प्रॉफिट था क्वेश्चन में ₹1,00,000 का, क्या इसकी बात हो रही है, ये स्टेटमेंट में कुछ और आगे लिखा हुआ है, तो आगे पढ़ते हैं फिर डिसाइड करते हैं। कह रहा था इंटायर प्रॉफिट्स विल बी विड्रॉन एज डायरेक्टर रिम्यूनरेशन आफ्टर अलाउइंग फॉर एम्प्लॉयर्स क्लास 1 एनआईसी ऑफ 12544 और एम्फीबियन लिमिटेड इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनआईसी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। देखो कंपनी ने 1,00,000 का प्रॉफिट कमाया, उस 1,00,000 के प्रॉफिट में से कंपनी ने पहले एनआईसी देना है ना, क्योंकि इन लोगों को एम्प्लॉय रख के, एम्प्लॉय रखने की वजह से कंपनी अपना एम्प्लॉयर एनआईसी देती है, और वो एम्प्लॉयर एनआईसी है कितना वो हमें डायरेक्टली बताया गया है 12544 का।
तो 1 लाख में से 12544 अगर हम माइनस कर दें तो वी गेट द इंटायर प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट्स बाकी बचेंगे। तो हेयर वी गॉट द इंटायर प्रॉफिट्स अमाउंट, 1 लाख में से 12544 निकाला तो ये बोल रहा है कि 87456, ये इस पूरी अमाउंट को एज सैलरी ले लेगा। रिमनरेशन का मतलब होता है सैलरी। तो हमें बेसिकली कितनी अमाउंट सैलरी की थी वो नहीं बताया गया था, ये लिखा गया था कि पूरे के पूरा प्रॉफिट सैलरी के तौर पे ले लेगा। कौन सा प्रॉफिट? जो एनआईसी देने के बाद बचे होंगे। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट लाख रुपए है, अगर इसमें से इतना एनआईसी पे करना है, तो एनआईसी पे करने के बाद बाकी प्रॉफिट जो बचा वो 87456 का है। इसको पूरी रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी की फॉर्म में बंदा ले जाएगा। अब आप सोचो, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय बन गए और आपके हिसाब में इतनी सैलरी आपको मिल गई, तो पर्सन की इम्प्लीकेशन क्या होंगी और पर्सन के एनआईसी क्या होंगे? तो यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है कि जहां पे आप अपनी ही कंपनी से कुछ पैसा सैलरी की फॉर्म में निकालोगे तो आपका इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय वाला एनआईसी भी देना पड़ेगा। तो इन बातों को माइंड में रखते हुए हम यहाँ पे पर्सन की कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। सोचो, पर्सन के लिए जो मिलने वाली एम्प्लॉयमेंट इनकम है, दैट एम्प्लॉयमेंट इनकम इज 87456। क्वेश्चन में कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो इस पर्सन का है ही नहीं। तो पर्सन की कंप्यूटेशन में हमने कहा पर्सन के लिए टोटल इनकम बन जाएगी 87456, जिसमें से पर्सन फिर अपना पर्सनल अलाउंस माइनस करेगा। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली ना जाऊं, मैं थोड़ा सा रिकैप करूं। टोटल में से वैसे क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस किया जाता है। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है तो फिर नेट इनकम आएगी। नेट इनकम फिलहाल वही आ गई 87456। अब इसमें से फिर आप पर्सनल अलाउंस माइनस करोगे। नेट इनकम एएनआई 1 लाख से कम है तो पर्सनल अलाउंस भी टेपर करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल इनकम आ गई एंड टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड एज 87, टैक्सेबल इनकम आ गई 74886। अब इस टैक्सेबल इनकम पे पर्सन दो तरह के टैक्स रेट्स पे टैक्स देगा। बेसिक रेट बैंड लिमिट की एक्सटेंड तक रेट लगेगा 20%, और 74886 में से अगर आप 37700 माइनस कर दो तो 37186 बचा, इस पे पर्सन का टैक्स कंप्यूट होगा 40% पे। तो अगर आप पर्सन के हिसाब से कंप्यूटेशन करो तो पर्सन की टैक्स लायबिलिटी आ गई 7540, और 37186 का 40% आ गया 14875। इन दोनों को अगर आप क्लब कर दो तो पर्सन का टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो 7540 प्लस 14875, द टोटल इज 22415। तो हमारे पास एक पहली वैल्यू आ गई, पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी होगी 22415। ये पूरा पोर्शन हम पर्सन की कंप्यूटेशन के लिए रखते हैं और फिर आगे कंपनी की बात करेंगे। अब पर्सन का इनकम टैक्स तो आ गया, पर्सन की सेकंड चीज कैलकुलेट करते हैं। पर्सन की सेकंड चीज जो कैलकुलेट होनी है दैट इज पर्सन का एनआईसी। आप बताएंगे पर्सन का एनआईसी कितना आ रहा है? पर्सन का क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी कितने अमाउंट का आ रहा है? जरा जल्दी से बताएंगे ये अमाउंट प्लीज। नहीं कैलकुलेट किया कर लें। अगर हम क्लास 1 पर्सन के लिए, पर्सन की एक तो हमने ये बात की इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई पर्सन के लिए, दैट इज 22415। एट द सेम टाइम अगर हम पर्सन के लिए इनकम टैक्स लायबिलिटी के बाद पर्सन का एनआईसी अगर हम फाइंड करना चाहें, तो आप सोचो पर्सन का एम्प्लॉय एनआईसी, पर्सन का एम्प्लॉय एनआईसी जो होता है ना वो क्लास 1 एनआईसी होता है, जिसे प्राइमरी एनआईसी भी कहा जाता है। और एम्प्लॉय एनआईसी क्लास 1 एनआईसी ग्रॉस कैश अर्निंग की बेस पे कैलकुलेट होता है। और इस सवाल में ग्रॉस कैश अर्निंग कितनी है, पर्सन को एट द एंड मिला कितना पैसा? कैश फॉर्म में जो पैसा मिला, जो कैश फॉर्म में मिला वो 87456 है, जो इसको सैलरी की मद में मिला। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो ग्रॉस कैश अर्निंग है वो है 87456। अब इसी की बेस पे हम एम्प्लॉय एनआईसी फाइंड करते हैं। हमने कहा एम्प्लॉय का एनआईसी ग्रॉस कैश अर्निंग की बेस पे कैलकुलेट होना है, और हमें पता है कि इसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। 1 से लेकर 12570 तक कोई एनआईसी नहीं होता, जीरो आ गया। सेकेंड लिमिट होती है 12571 से लेकर 50270 तक, ये डिफरेंस आ रहा है 37,700। इतनी अमाउंट तक अगर आप ये भूल जाओ परसेंटेज, तो टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में गिवन होता है। आपके पेपर में लेफ्ट हैंड बॉटम साइड पे उल्टे हाथ के बिल्कुल नीचे ऑप्शन होता है, वहां पे आप जाओगे तो टैक्स टेबल्स का ऑप्शन आएगा। तो टैक्स टेबल्स में टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में जाके आप वहां से परसेंटेज ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम भी आप देख सकते हो।
ये आ गया 3016। और फिर अगली लिमिट अगर देखो तो 50271 से आगे बढ़ो, 50271 से आगे बढ़ो तो आपकी ग्रॉस कैश अर्निंग जो दी गई है दैट इज 87456। ये डिफरेंस आपका जो आया दैट इज 37186। इस डिफरेंस पे अब जो एनआईसी कंप्यूट होना है दैट इज एट 2%, तो ये आ गया 744। अगर हम इन सबको एडअप कर दें तो इन पर्सन का जो टोटल एनआईसी बन रहा है दैट इज 3760। होप कि अब ये क्लियर होगा। नासिक ये क्लियर है, नासिक अमीन ये क्लियर है अब। तो हमने यहां पे बात की कि पर्सन का एनआईसी आ गया 3760। कोई बात नहीं। अब हम आगे बात करेंगे कंपनी परिस्पेक्टिव से। तो यहां पे मैंने हेडिंग दी अपने पास, अब हम सारी बात करेंगे कंपनी की। पहले कंपनी के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स और फिर कंपनी का एनआईसी। जरा सोचना कंपनी के प्रॉफिट थे कितने। कंपनी ने टोटल 1 लाख रुपए कमाया, लेकिन 1 लाख में से कुछ एनआईसी दे दिया और कुछ कंपनी ने सैलरी दे दी। जरा इन दो अमाउंट्स का सम अप करो, 87456 एंड 12544। जल्दी से सम अप करो इन दो अमाउंट्स का। कंपनी ने ये अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। सैलरी देना इज अलाउड एक्सपेंस फॉर कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे 87456 से। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर एनआईसी कंपनी ने जो पे किया, जो क्वेश्चन के सिनेरियो में दिया हुआ है 12544 का, ये दोनों चीजें कंपनी ने पे आउट कर दी, तो कंपनी के पास टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बना? कंपनी के पास टैक्सेबल प्रॉफिट बच्चों बना कुछ भी नहीं। तो कंपनी के पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर जीरो। और अगर कंपनी का टैक्सेबल प्रॉफिट जीरो है तो फिर जो दो टैक्स रेट्स हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट या तो 19% होता है या 25% होता है। अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ही नहीं बचा तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी जीरो आ जाएगी। बहुत आसान है। कंपनी ने लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, सवाल में दिया हुआ था। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, अलाउेबल एक्सपेंस से माइनस हो गया। कंपनी ने एम्प्लॉय रखने की वजह से एचएमआरसी को एनआईसी पे किया, अलाउेबल एक्सपेंस से माइनस हो गया। तो जब ये चीजें आपके प्रॉफिट्स को कम कर गई तो प्रॉफिट बच गया जीरो। तो जीरो प्रॉफिट जीरो टैक्स। अब कंपनी के एनआईसी के बारे में सोचते हैं। कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी तो हमने कंप्यूट कर ली, अब कंपनी का एनआईसी। तो कंपनी का एनआईसी कितना होगा जरा टेक्निकली सोच के बताना। क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है या ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है? एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का जो एनआईसी है वो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया गया। सो कंपनी बीइंग एम्प्लॉयर एनआईसी is given in question as 12544। तो मैं दोनों चीजों के रिजल्ट्स लिखता हूं। एक तरफ कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बनी जीरो, और कंपनी ने जो एम्प्लॉयर एनएससी दिया ये बना 12544। मुझे इन चार अमाउंट्स का सम अप करके बता दोगे कि टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट कितनी होगी? जरा इन चार अमाउंट्स का सम अप करो, कितना बना टोटल टैक्स कॉस्ट एंड एनआईसी। अगर ये बंदा इस बिजनेस को एज अ कंपनी चलाए और कंपनी में खुद को डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के तौर पे पैसा दे, तो इस सिचुएशन में इस बंदे की और इसकी अपनी ही कंपनी की टोटल टैक्स कॉस्ट कितनी होगी, हमें वो ढूंढना था। जरा मुझे इन चारों अमाउंट्स का सम बता दोगे? आप बता रहे हैं 38719। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 38719। तो हम यहाँ पे आके लिखते हैं 37189 वुड बी द, क्या अमाउंट बताई? 38719। 38719 would be the total tax and NIC cost under alternative 1, where the person would be running the business as a company and would be taking director remuneration। तो 38,719 का टोटल हिसाब बनेगा। जी यहां तक क्लियर है? जी ये वाला पार्ट क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम फिर आगे मूव करते हैं। अभी भी हम कंपनी सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव 2 में सॉल्व करेंगे, और उसमें भी हमारे पास यही चारों चीजें हमने कंप्यूट करनी है। ऑल्टरनेटिव 2 में भी हमें ये चारों चीजें कंप्यूट करनी होंगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव 2 में भी बंदा बिजनेस को एज अ कंपनी बनाकर चलेगा। तो उस सिचुएशन में भी मुझे ये सिचुएशन शुरू करने से पहले ही यहाँ पे हम फौरन से लिख लेते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन
यहां पे सबसे पहले पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी, पर्सन के लिए आईटीएल एंड एनआईसी, एट द सेम टाइम पर्सन की जो कंपनी है एट द एंड ऑफ द डे घर पे अफेक्ट आएगा ना। आप अपनी कंपनी बना लो और कंपनी बना के उससे कुछ पैसा लो तो आपकी जाती टैक्सेस भी आएंगे और आपकी बनाएगी कंपनी के टैक्सेस भी होंगे। अल्टीमेटली तो कॉस्ट तो आपकी है ना, इसीलिए हम सबको एडअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी बनेगी तो कंपनी का कॉर्पोरेशन टैक्स एंड कंपनी का एनआईसी, और रिजल्टिंगली हम बोलेंगे टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट। अब इस सिचुएशन को पढ़ते हैं। इस सिचुएशन में हमें कह रहा है अगेन वी विल बी फाइंडिंग फोर डिफरेंट अमाउंट्स। एक पर्सन का इनकम टैक्स, पर्सन का एनआईसी, कंपनी का इनकम टैक्स, कंपनी का एनआईसी। अब यहाँ पे भी ये पर्सन इस बिजनेस को एज अ कंपनी लेकर चलना चाह रहा है, लेकिन अब इस कंपनी से ये पैसा कैसे निकालना चाह रहा है। लेट्स रीड द सेकेंड अप्रोच फॉर एक्सट्रैक्टिंग फंड्स फ्रॉम एम्फीबियन लिमिटेड एंड द अप्रोच टू एक्सट्रैक्ट फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। अब यहाँ पे ये खुद को कोई सैलरी वगैरह नहीं दे रहा, बल्कि खुद को ये सिर्फ डिविडेंड्स की फॉर्म में पैसा देगा। आगे बढ़ो। द इंटायर नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट्स, तो भाई डिविडेंड पहले दिया जाएगा, ये टैक्स पहले दिया जाएगा यकीनन। कंपनी पहले टैक्स देगी, बाद में बची हुई अमाउंट से डिविडेंड दिए जाएंगे, उसी के बारे में लिख रहा है। द इंटायर नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट्स, पूरा प्रॉफिट, कौन से वाला प्रॉफिट, टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट। द इंटायर मतलब पूरा, नेट ऑफ टैक्स, टैक्स देने के बाद वाला जो पूरा प्रॉफिट होगा उस अमाउंट को ये डिविडेंड के तौर पे एक्सट्रैक्ट करेगा और कॉर्पोरेशन टैक्स पहले दे दिया जाएगा। तो यहां भी हम दो बातें करेंगे। दो बातें क्या करेंगे हम यहाँ पे, कंपनी के टैक्सेस और कंपनी के एनआईसी, और पर्सन के टैक्सेस और पर्सन के एनआईसी। अगेन एक जरा लो, 2-4 मिनट का टाइम लो, जल्दी से सोचो कि क्या करना चाहिए। काम वही होगा जैसे पिछले हमने बात की ना कि पर्सन की इंप्लीकेशंस देखी जाएंगी, कंपनी की इंप्लीकेशंस देखी जाएंगी, यहां पे भी सारा कुछ होना है। यहां पे भी बहुत सब कुछ वैसे ही होना है। अब जरा आप कंपनी परस्पेक्टिव से सोचो। मैंने यहाँ पे स्टोरी शुरू कर रहा हूँ कंपनी से, लास्ट में मैंने स्टोरी शुरू की थी पर्सन से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बातें चारों फाइंड करनी है। यहाँ के पे कंपनी के हिसाब से सोचो। कंपनी के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट्स कितने दिए गए हैं, कंपनी के 1 लाख के दिए गए हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट में अगर आपको कॉर्पोरेशन टैक्स से याद हो तो हम फ्रैंक्ड इन्वेस्टमेंट इनकम एडअप करते हैं। इफ नो फ्रैंक्ड इन्वेस्टमेंट इनकम इज गिवन तो ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स वही अमाउंट के आ जाएंगे जो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स है। यहां तक हम ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स तक क्यों आते हैं, क्योंकि इन ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स को हमने फिर कंपेयर करना होता है। अगर आपको याद हो कि अगर एक कंपनी के ऑगमेंटेड प्रॉफिट ज्यादा है लोअर लिमिट से 50,000 से, एंड एट द सेम टाइम अगर ऑगमेंटेड प्रॉफिट लेस हो अपर लिमिट से, और अपर लिमिट आपकी 250,000 है, तो बताओ इस सिचुएशन में होता क्या है। इफ कंपनी प्रॉफिट्स, इफ कंपनी ऑगमेंटेड प्रॉफिट इज मोर देन द लोअर लिमिट एंड लेस देन द अपर लिमिट ऑफ 250, 1,50,000 से ज्यादा है, 2.5 लाख से कम है। ऑगमेंटेड प्रॉफिट 1,50,000 से ज्यादा है, 2.5 लाख से कम है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, तो हमने कहा कॉर्पोरेशन टैक्स रेट तो रहेगा 25%, लेकिन एट द सेम टाइम इस कंपनी को मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा। सो ये इसकी इंप्लीकेशंस हैं। तो व्हेन कंपनीज ऑगमेंटेड प्रॉफिट आर इन बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट, the tax rate would be 25%, but company would also be getting the marginal relief। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अगर 25% टैक्स रेट है और टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट जो आपके हैं वो 1 लाख है, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, सो वी एंड अप विद 25,000 एज कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अब इसमें से हमें मार्जिनल रिलीफ माइनस करना है। मेरे प्यारो मार्जिनल रिलीफ जरा बताओगे कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू गाइज। सो वी विल एंड अप विद द नेट कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। जल्दी से मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करके बताएं, भूल गए तो सोचें समझें, जरा नोट्स खोलें, हेल्प लें, देखें कि हाउ टू कैलकुलेट द मार्जिनल रिलीफ। आप कह रहे हैं 2250, ओके।
अगर मैं 25,000 की लाइबिलिटी में से 2250 माइनस कर दूं तो नेट लाइबिलिटी आ गई मेरे पास 22750। तो लेट्स राइट कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी इज 22750। अब समझ लें कि ये मार्जिनल रिलीफ कैसे कंप्यूट हुआ। अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो लेट मी रिकॉल। Take the upper limit, which is 250,000, minus the augmented profits, which are 100,000, multiplied with the standard fraction of 3 upon 200, multiplied by taxable divided by augmented। तो यहाँ पे taxable भी सेम है और augmented भी सेम है, तो इन दोनों का जो रिजल्टिंग आएगा वो 1 आएगा। अगर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो तो आपने मार्जिनल रिलीफ इस तरीके से कंप्यूट किया। तो हमारी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी आ गई, नेट सीटीएल इज 22750। कंपनी एनआईसी जीरो लिख रहा हूं क्योंकि कंपनी जब डिविडेंड पे करती है, नो एनआईसीज ऑन डिविडेंड पेड और रिसीव्ड। तो जो बंदा डिविडेंड रिसीव करेगा उसको भी जीरो एनआईसी देना पड़ेगा, और जिसने डिविडेंड पे किया उसको भी जीरो एनआईसी देना पड़ेगा। तो ना पर्सन के लिए डिविडेंड के रिसीव करने पे एनआईसी, और ना ही कंपनी के लिए डिविडेंड के पे करने पे एनआईसी। तो इसीलिए एनआईसीज में मैंने दोनों जगह ऑलरेडी जीरो लिख दिया। अब हम आगे बात करेंगे ये तमाम कंप्यूटेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर पर्सन। जरा सोचो पर्सन को डिविडेंड मिलेगा कितना। अब पर्सन को जो डिविडेंड मिलना है सबसे पहले तो वो ढूंढो आप। पर्सन को यहाँ पे जो इनकम मिल रही है ये डिविडेंड इनकम है, लेकिन वो डिविडेंड इनकम है कितनी। लिखा था इंटायर नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट। अगर कंपनी का लाख का प्रॉफिट है और उसमें से जो टैक्स अभी हमने देखा कि 22750 की लाइबिलिटी होगी, तो लाख में से 22750 की लाइबिलिटी अगर हम माइनस कर दें, बच्चे हमने खुद एज्यूम किया कि अगर हम अपनी ही कंपनी बना लें और अपनी कंपनी में हम खुद भी कुछ पैसा निकाल लें तो हमारे टैक्सेस भी होंगे और हमारी कंपनी के टैक्सेस भी होंगे। तो हमने खुद से ही क्रिएट किया, लेकिन फिर हमने देखा कि ये तो डिविडेंड की सिचुएशन है, डिविडेंड में तो कोई टैक्सेस ही इन्वॉल्व नहीं होते। राइट, लिखना जरूरी है, थॉरली सोचना जरूरी है। राइट, अब 1 लाख रुपए कंपनी ने कमाया, उसमें से नेट टैक्स जो दे दिया गया दैट इज एन अमाउंट ऑफ 22750। तो बताओ इंटायर नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट बचा कितना, ये अमाउंट बची कितनी। यहाँ पे 1 लाख कंपनी ने कमाया और अगर इतना टैक्स दिया तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है कितना। कैन यू प्लीज टेल। 100,000 माइनस 22750, तो बाकी जो प्रॉफिट बचा हुआ नजर आ रहा है दैट इज 77250। इस अमाउंट की बात कर रहा था कि पर्सन को जो डिविडेंड इनकम मिलेगी वो इंटायर नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट्स होंगे, वो इसको डिविडेंड के तौर पे मिल जाएंगे। तो टैक्स देने के बाद जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है दैट इज 77250। तो मैंने कहा पर्सन के लिए 77250 की डिविडेंड इनकम है। अब पर्सन की डिविडेंड इनकम के कॉलम में हम डिविडेंड इनकम को बुक कर देंगे 77250। ये समझ में आ गया कि डिविडेंड इनकम कितनी अमाउंट की होगी। कंपनी ने लाख रुपए कमाया, उस लाख में से जो नेट टैक्स लायबिलिटी जो बनी वो माइनस की, तो इतना बाकी बचेगा। जितना बाकी बचेगा वो पूरे का पूरा उठा के पर्सन को डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाएगा। तो 77250 के अमाउंट पर्सन के लिए डिविडेंड इतना मिलेगा। अब कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एक ही इनकम है डिविडेंड इनकम, तो पर्सनल अलाउंस अब इसी इनकम से माइनस हो जाएगा। पर्सन अलाउंस इसी इनकम से माइनस हुआ तो अब आपके पास टैक्सेबल इनकम आ गई। और ये याद रखना टैक्सेबल डिविडेंड इनकम है, ये टैक्सेबल डिविडेंड इनकम है विच इज कैलकुलेटेड एज 64680। अब इस टैक्सेबल डिविडेंड इनकम के साथ 2 3 4 तरह के काम होने हैं। एज वी नो कि टैक्सेबल डिविडेंड इनकम में से कुछ एग्जम्प्ट होती है, कुछ आपकी बेसिक रेट में फॉल करेगी और कुछ आपकी हायर रेट में फॉल करेगी। किसी भी तरह का टैक्स पेयर हो, डिविडेंड इनकम उसके लिए जो एग्जम्प्ट होती है दैट इज 500 एग्जम्प्ट। अब आप सोचो जरा, अगर एक पर्सन की डिविडेंड इनकम 500 एग्जम्प्ट होगी, एग्जम्पशंस आपकी बेसिक रेट बैंड लिमिट को कम करती हैं, और बेसिक रेट बैंड लिमिट होती है, बीआरबी लिमिट होती है 37,700। नॉर्मल स्टैंडर्ड तो यही है, कभी कभी बढ़ भी जाती है। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड गिफ्टेड डोनेशन से ये अमाउंट आपकी बढ़ भी जाती है, लेकिन अगर ये बढ़े ना तो स्टैंडर्ड होती है बीआरबी लिमिट 37,700। एग्जम्पशन की अमाउंट इस बैंड लिमिट को कवर अप करेगी, तो बेसिक रेट बैंड लिमिट अवेलेबल जो बाकी होगी दैट इज 37,200। हमने कहा कि टोटल टैक्सेबल डिविडेंड इनकम में से 500 एग्जम्प्ट हो गया, कितना बेसिक में रेट में जाएगा और कितना हायर रेट में जाएगा। तो हमने कहा
कि बेसिक रेट बैंड में जगह बाकी बची हुई है 37,200 की। तो 37,200 की अमाउंट तक जस्ट अ मिनट प्लीज। तो देखें, हमने कहा कि इस डिविडेंड इनकम, जो टोटल टैक्सेबल डिविडेंड इनकम है, इसमें से कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट हो गया 500। वो इनकम एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स तो नहीं है, लेकिन एग्जम्पशन आपकी बेसिक रेट बैंड लिमिट को यूज करती है। तो एग्जम्पशन अगर बेसिक रेट बैंड लिमिट को यूज किया तो बाकी बेसिक रेट बैंड लिमिट बची जो है ना वो 37,200। तो हमने कहा 64,860 में से 500 एग्जम्प्ट हुआ। बेसिक रेट बैंड तक आपका जो डिविडेंड का रेट होता है वो होता है 8.75। और जो फिर बेसिक रेट बैंड लिमिट यहां भी आपने कहा कि जो बची थी वो हमने डिविडेंड इनकम से फिलअप कर दी। क्या बेसिक रेट बैंड में जगह अवेलेबल है या पूरी खत्म हो गई? हमने कहा पूरी मुकम्मल खत्म हो गई, लेकिन अभी भी आपकी डिविडेंड इनकम कुछ बची हुई है। तो 64,680 माइनस 500 माइनस 80 माइनस 37,200, तो बाकी जो नजर आएगी अमाउंट ये आपकी 26,980। ये 980 ये आपकी हायर रेट बैंड में चलेगी। तो डिविडेंड का हायर रेट बैंड में आपका जो रेट होता है 8.75। सो फाइनली हमने कहा कि इन थ्री अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये टोटल इंडिविजुअल लायबिलिटी निकल आएगी, और इनको समअप करके टोटल टैक्स लायबिलिटी 500 इंटू एग्जाम तो ये जीरो हो गया। 37,200 पे 8.75 लगाएंगे तो ये बनेगा 3,255। और 26,980 पे हायर रेट टैक्स अप्लाई करेंगे 33.75। सो दैट्स एंड अप विद 9,106। अगर आप इन तीन अमाउंट्स का समअप करना चाहो तो नाउ अगर इन तीनों को आप क्लब कर लो, यू विल गेट द टोटल टैक्स लायबिलिटी, एंड द टोटल टैक्स लायबिलिटी वुड बी 12361। ये समझ में आ गया? ये डिविडेंड के कॉलम में हमने टोटल टैक्स लायबिलिटी फाइंड कर ली, दैट इज 12361। ये कंप्यूटेशन, ये कैलकुलेशन क्लियर है भाई? तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं 12361। अगर बंदा अपने बिजनेस को एज अ कंपनी बनाकर चले और खुद को डिविडेंड की सूरत में पैसा दे, तो इस सिचुएशन में टोटल टैक्स कॉस्ट बता दो कितनी हो गई। इन चार अमाउंट्स को समअप करके बताओ कि अब टोटल टैक्स कॉस्ट कितनी है। अगर बंदा कंपनी बनाकर बिजनेस करे और खुद को पैसा डिविडेंड की फॉर्म में दे, तो इन दैट केस उसकी और उसकी कंपनी के लिए तमाम टैक्सेस और एनआईसी मिला के टोटल कितनी कॉस्ट होगी वो आप बता दें अब कितनी आ गई। जल्दी से चारों अमाउंट्स को समअप कर दें। सही है जी, 35,111, थैंक यू। 35,111 वुड बी द टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट। इसको हम यहां पे लिखते हैं ऑल्टरनेटिव टू में 35,111। अगर अभी तक हम कंपेयर करें, अभी हमने सिर्फ तीन वैल्यूज फाइंड किए हैं, इन तीनों में से अभी तक तो अच्छा ये लग रहा है कि इस बंदे को अपना काम ना सोल ट्रेडर के तौर पे करना चाहिए। अभी तक ये जो अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस बंदे को अपना काम सोल ट्रेडर के तौर पे करना चाहिए, बिकॉज इस सिचुएशन में इसकी लायबिलिटी और एनआईसी और टैक्स लायबिलिटी सबसे कम बन रही है। 30,689, दूसरा 38,719, तीसरा है 35,111। तो इन तीनों में से अभी तक तो हमें बेहतर ये लग रहा है कि बंदा अपना काम सोल ट्रेडर के तौर पे कर ले, जहां पे इसकी टैक्स कॉस्ट और एनआईसी कॉस्ट ये कम बन रही है सबसे। वी आर एंड अप विद ऑल्टरनेटिव टू। इसमें अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, पूछनी है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, एंड इफ यू गाइस आर ओके वी कैन मूव फॉरवर्ड। जल्दी से बता दें, क्लियर यस और नो कर दें ताकि फिर हम आगे मूव करें। सही है। अब हम थर्ड सिचुएशन को देख रहे हैं कि जहां पे ये ऑपरेट तो एज अ लिमिटेड कंपनी कर रहा है, एम्फीबियन लिमिटेड के नाम से अपना बिजनेस चलाएगा, लेकिन अब यहां पे ये थर्ड ऑल्टरनेटिव है, ये एक मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज खुद को देगा। ये थर्ड और अप्रोच है फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी, एंड दैट इज अ मिक्स्ड रिम्यूनरेशन पैकेज। मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज का मतलब कि कुछ पैसा ये एम्प्लॉयमेंट इनकम की सूरत में निकाल रहा होगा और कुछ पैसा ये डिविडेंड इनकम की सूरत में निकाल रहा होगा। तो अब भी हम यहाँ पे चार वैल्यूज कंप्यूट करेंगे, क्योंकि पर्सन को अपनी कंपनी से पैसा मिल रहा है। तो पर्सन आईटीएल, पर्सन एनआईसी, फिर हमने कहा पर्सन की कंपनी चल रही होगी तो कंपनी की कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी एंड कंपनी का एनआईसी। यहां भी ये चार वैल्यूज, पर्सन आईटीएल, पर्सन एनआईसी, कंपनी सीटीएल, कंपनी एनआईसी, यहां भी हम इन चार वैल्यूज को समअप करके कहेंगे कि टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट।
तो इन चार चीजों का सम इस सिचुएशन में कितना आएगा वो हमने देखना है। और ये सिचुएशन है मिक्स रेम्यूनरेशन पैकेज की, यानी कि अब बंदा ना सिर्फ देखो, हमने सिचुएशन वन देखी जहां पे सिर्फ पैसा एम्प्लॉयमेंट इनकम की सूरत में निकल रहा था, जहां ये खुद को सैलरी दे रहा था। फिर सिचुएशन टू देखी जहां पे ये डिविडेंड दे रहा था खुद को। लेकिन अब ये मिक्स रेम्यूनरेशन पैकेज है जहां पे कुछ अमाउंट एम्प्लॉयमेंट की सूरत में लेगा, कुछ अमाउंट डिविडेंड की सूरत में लेगा। कह रहा है कि एन विल पे हिमसेल्फ ग्रॉस डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, N will pay himself gross director remuneration of 8,000 and dividend of 50,000। ये सैलरी दे रहा है खुद को 8,000 और डिविडेंड दे रहा है खुद को 50,000, दोनों सूरतों में पैसा खुद को दे रहा है। और आगे बोल रहा है एम्फीबियन लिमिटेड will make a pension contribution of 10,000 into company's pension scheme on behalf of NET। कंपनी जब अपने किसी भी इंप्लॉय के लिए पेंशन में पैसा डालती है, कंपनी जब किसी भी इंप्लॉय के लिए पेंशन में पैसा डालती है, वो इंप्लॉय के लिए टैक्सेबल बेनिफिट है या एग्जाम बेनिफिट है? क्विक आंसर। कंपनी जब भी कभी पेंशन स्कीम में अपने इंप्लॉय के नाम पे पैसा डालती है, वो इंप्लॉय के लिए क्या है? बेनिफिट तो है, लेकिन कौन सा बेनिफिट है? टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है? जल्दी से। वेरी राइट, एग्जाम बेनिफिट। कंपनी जब अपने एम्प्लॉय के नाम पे कोई पेंशन में पैसा कंट्रीब्यूट करती है, वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है और एग्जाम बेनिफिट है। लेकिन कंपनी के लिए वो इटसेल्फ क्या चीज है? कंपनी के लिए आप एक कंपनी हो, आपने मेरे नाम पे, मैं एक एम्प्लॉय हूं आपका, आप एक कंपनी हो, आपने मेरे एम्प्लॉय के नाम पे एक पेंशन में पैसा डाल दिया, मेरे लिए तो एग्जाम बेनिफिट है। आपकी जात के लिए उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? आपके लिए वो अलाउेबल एक्सपेंस होगा या डिसअलाउड एक्सपेंस होगा? सोचो जल्दी से, जल्दी जल्दी सोचें ये बात। परफेक्टली आंसर्ड। तो एक कंपनी, आप कंपनी हो, मैं आपका एम्प्लॉय हूं, आपने मेरे पेंशन फंड में पैसा डाला, मेरे लिए एग्जाम्प्ट बेनिफिट है, आपकी जात के लिए वो अलाउेबल एक्सपेंस है। दोनों की ट्रीटमेंट हमने सीख ली। तो कंपनी अपने इस एम्प्लॉय के नाम पे कुछ पैसा पेंशन फंड में डालेगी, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा प्रॉफिट्स का, यानी कि ये सारा कुछ करने कराने के बाद जो बाकी पैसा होगा वो कंपनी के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो आ जाए यहाँ पे हम बात करते हैं अपने पास, सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। अच्छा देखो, एक छोटी सी बात सुनो, एनआईसी पर्सन को देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट इनकम के रिसीव करने पे। गौर करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पर्सन को एनआईसी देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट इनकम के रिसीव करने पे, कंपनी को एनआईसी देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट इनकम देने की वजह से, ग्रॉस कैश अर्निंग की वजह से। दोनों लोग एनआईसी पे करते हैं। मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे कैश अर्निंग्स मिल रही है, मुझे एम्प्लॉय एनआईसी, क्लास वन एम्प्लॉय एनआईसी देना पड़ेगा। आप कंपनी हो, आप मुझे सैलरी दे रहे हो, आपको भी एनआईसी देना पड़ेगा, क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी, ग्रॉस कैश अर्निंग्स की बेस पे। लेकिन मैं इन जगहों पे आंसर लिख रहा हूं, कंपनी के एनआईसी में भी जीरो लिख रहा हूं और एम्प्लॉय के एनआईसी में भी जीरो लिख रहा हूं। वजह आप बताओगे कि व्हाई आई एम राइटिंग जीरो। मैंने ये जो चीजें हाईलाइट की थी, इनकी बेस पे मैंने आगे लिख दिया जीरो, और यहां पे मैंने ये भी हाईलाइट किया हुआ था। ये जरा सोचो क्यों जीरो लिखा मैंने, सोचो सोचो। मैंने कहा पर्सन का एनआईसी जीरो होगा, इसकी वजह से कंपनी का एनआईसी भी जीरो होगा। ऑल्दो यहाँ पे एनआईसी इंप्लॉयमेंट इनकम में इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों लोग एनआईसी पे करते हैं एचएमआरसी को, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं पे करेंगे, जीरो लिख दिया। रीजन बताओ, मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया 8,000 को। आज जरा साथ सोचते हैं, साथ मिलके सोचते हैं, एनआईसी की इंफॉर्मेशन खोलते हैं। टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में ये क्लास वन एम्प्लॉय एनआईसी है और ये क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी है। ये दोनों बेस होते हैं ग्रॉस कैश अर्निंग्स पे। ये भी एम्प्लॉयर पे करता है ग्रॉस कैश अर्निंग्स की बेस पे। ग्रॉस कैश अर्निंग इस सवाल में है कितनी? सैलरी कितनी है भाई? सिर्फ 8,000 है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की ग्रॉस कैश अर्निंग देखूं, 8,000 है, और यहां भी ग्रॉस कैश अर्निंग 8,000 है। क्लास वन एम्प्लॉय एनआईसी है, उसके लिए शर्त यह है कि आपकी ग्रॉस कैश अर्निंग कम से कम 12570 से ज्यादा हो, क्योंकि 12570 तक तो नील है।
इसी तरीके से एम्प्लॉयर की जो लिमिट है वो 9100 है। 9100 तक की अगर कोई ग्रॉस कैश अर्निंग होगी उस वक्त तक कोई एनआईसी नहीं देना पड़ेगा। तो आप मजे की बात नोट करो, एम्प्लॉय का 8000 इज लेस देन 12570, सो एम्प्लॉय एनआईसी 0। इसी तरीके से एम्प्लॉयर के लिए सोचो, एम्प्लॉयर का जो 8000 है दैट इज लेस देन द गिवन लिमिट ऑफ 9100। सो हमने कहा एम्प्लॉयर, सो एम्प्लॉयर ई आर एनआईसी इज इक्वल टू 0। हाँ, अगर यहाँ पे 18,000 होता ना दोनों जगह पे तो हम कहते हैं 12570 से ज्यादा है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कैलकुलेट करते, फिर हम कहते हैं 18,000 9100 से ज्यादा है तो एक्सेस अमाउंट पे कंप्यूट करते। बट द थिंग इज, इस क्वेश्चन में ग्रॉस कैश अर्निंग ही आपकी गिवन लिमिट से कम है, 12570 फॉर एम्प्लॉयर, 9100 फॉर एम्प्लॉयर। तो जब ये गिवन लिमिट से कम है एनआईसी की, तो इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे 00 लिख दिया। ये बात समझ में आती है आपको? क्विक यस और नो? आगे बढ़ते हैं। तो दो, हमें चार में से दो चीजें तो मिल गई। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग टू थिंग्स, कंपनी का कॉर्पोरेशन टैक्स और पर्सन का इनकम टैक्स। तो मैं यहाँ पहले कंपनी की स्टोरी शुरू करता हूं। कंपनी की स्टोरी में हमें टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स जो दिया गया है दैट इज 100,000 इन द क्वेश्चन। ये टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा कुछ वजह से। वो वजह क्या है? एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी दी वो 8,000। अभी आप कुछ देर पहले आपने बताया था कि कंपनी ने ओपीसी जो किया, ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, ये जो 10,000 अपने एम्प्लॉय के नाम पे डाल दिए, ये कंपनी के लिए एक अलाउेबल एक्सपेंस है। तो मैंने आपकी बात रखी, मैंने मानी, ओके किया और इसको दोनों एक्सपेंसेस को माइनस किया। फिर अभी हमने बात किया कि एम्प्लॉयर एनआईसी अगर होता, फिलहाल कंपनी का एम्प्लॉयर एनआईसी 0 है, अगर ये कोई अमाउंट होती तब भी वो यहाँ से माइनस हो जाती, लेकिन फिलहाल 0 है तो 0 लिख रहे हैं। ये तमाम तरह के अलावेबल एक्सपेंसेस कंपनी से माइनस किए तो टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 82,000। अब इस टैक्सेबल प्रॉफिट में हम फ्रैंक इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड करेंगे। फ्रैंक इन्वेस्टमेंट इनकम इज नॉट गिवन इन सिनेरियो, तो आपके पास ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स आ गए। ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स 82,000 आ गए। एंड वी नो वन थिंग दैट if the augmented profit is more than the lower limit of 50,000 and if it is less than the upper limit of 250,000, सो ये कंपनी बेसिकली लोअर एंड अपर लिमिट के दरमियान वाली कंपनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में इफ द ऑगमेंटेड प्रॉफिट विच आर 82,000 विच आर मोर देन 50,000 बट लेस देन 250,000, ये अपर लिमिट से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने कहा कि टैक्स रेट तो लगता है 25%, लेकिन आपका मार्जिनल रिलीफ भी मिल रहा होता है। तो अगर कंपनी का टैक्स रेट 25% होगा, दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद द टैक्सेबल प्रॉफिट, एंड द टैक्सेबल प्रॉफिट्स आर 82,000। 82,000 का 25% आप कैलकुलेट कर लो तो यू विल गेट 20,500। और मार्जिनल रिलीफ मैं यहां पे कंप्यूट कर देता हूं। मार्जिनल रिलीफ थोड़ी देर पहले भी सिखाया था। जो भी मार्जिनल रिलीफ होगा यहां से माइनस होने के बाद नेट कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला होता है टेक द अपर लिमिट माइनस ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स विच आर 82,000, take the upper limit minus the augmented profit multiplied with the standard fraction multiplied with the taxable divided by augmented। लेकिन taxable augmented दोनों सेम है तो 82 डिवाइड बाई 82 1 बनेगा। आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो तो 2520 वुड बी योर मार्जिनल रिलीफ। वेरी राइट। तो इस 2050 के मार्जिनल 2520 के मार्जिनल रिलीफ को माइनस किया तो नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 19780। तो मैंने यहां पे लिख दिया कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी is computed as 19780। तो 19,780 की लायबिलिटी आ गई कंपनी के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये तमाम कंप्यूटेशन इस तरह की हम पर्सन के लिए भी परफॉर्म करते हैं। और पर्सन के लिए जरा सोचो, अब जरा सोचो टेक्निकली पर्सन का एक सोर्स ऑफ इनकम है या दो है? पर्सन यहाँ पे मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज कितना आ रहा है? 17980। ओके, मैंने कुछ टाइपो एरर कर दिया। ओके, 17980 ले लेते हैं। 17980, थैंक यू फॉर करेक्शन। 17980
अब सही है? अब क्लियर है? जी यही अमाउंट आ रही है ना? ठीक है, बेस्ट हो गया। थैंक्स फॉर द करेक्शन। पर्सन की बात करते हैं। अब पर्सन को एक सूरत में नहीं बल्कि दो सूरत में पैसा मिल रहा है। उसको एक तरफ सैलरी मिल रही है और एक तरफ डिविडेंड इनकम मिल रही है। सैलरी मिलने की वजह से हमने कहा पर्सन के वो सैलरी लेवल ग्रॉस कैश अर्निंग के बैंड से कम है। तो जो हमने यहाँ पे सीखा था, इस वजह से हमने एम्प्लॉय का क्लास 1 एनआईसी 0 कर दिया था। एक चीज तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। एक तरफ कॉलम बना देते हैं नॉन सेविंग इनकम का, और एक तरफ हम कॉलम बना देते हैं डिविडेंड इनकम का, और एक थर्ड कॉलम बना देते हैं टोटल का। तो हम यहाँ पे ये वाली वर्किंग परफॉर्म करते हैं। एक तरफ हमने कॉलम बना दिया पर्सन की आईटीएल के लिए। हमने कहा एक तरफ हम लिखते हैं नॉन सेविंग इनकम, फिर सेकंड कॉलम डिविडेंड इनकम, और लास्ट कॉलम टोटल का। पर्सन को जो एम्प्लॉयमेंट इनकम मिली 8,000 पार्ट ऑफ नॉन सेविंग, टोटल में भी रिपोर्ट किया। फिर कहीं ना कहीं लिखा था पर्सन इस सिचुएशन में 50,000 का डिविडेंड रिसीव कर रहा है, तो 50,000 डिविडेंड के कॉलम में लिखा, टोटल में भी रिपोर्ट किया। ये काम करने के बाद मैं टोटल करूंगा, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है तो यही नेट का रो आ जाएगी। तो नेट इनकम फॉर नॉन सेविंग कॉलम इज 8,000 एंड फॉर डिविडेंड कॉलम इट्स 50,000। और अगर आप टोटल कर लो तो टोटल के कॉलम में नेट इनकम आ रही है 58,000। अब नेट इनकम इज लेस देन 100,000, तो पर्सनल अलाउंस टेपर नहीं होगा। पर्सनल अलाउंस पूरा मिलेगा 12570, लेकिन पूरा 12570 पहले कॉलम से माइनस नहीं किया जा सकता। जितना पहले कॉलम में इनकम अवेलेबल है वहां से करो, बाकी जो रह गया वो नेक्स्ट कॉलम से किया जा सकता है 4570 का, और 12570 का टोटल के कॉलम से। ये कि पर्सन हाउस माइनस करने के बाद हमारे पास हर एक कॉलम की इंडिविजुअली टैक्सेबल इनकम आ गई। नॉन सेविंग के कॉलम की टैक्सेबल इनकम आ गई 0। डिविडेंड के कॉलम की अगर आप देखो तो बन रही है 45430, और इन टोटल भी ये 45430। अफेक्टिवली हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी टैक्सेशन करनी होगी, क्योंकि एक ही अमाउंट अवेलेबल है और वो डिविडेंड के कॉलम में। इस एक की टैक्सेशन के लिए जो पैटर्न हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, जिस तरह ये डिविडेंड के कॉलम में एक डिविडेंड टैक्सेबल इनकम पड़ी हुई थी, जिसमें हमने बात की थी कि कुछ हद तक डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट होती है, कुछ हद तक बेसिक रेट में जाएगी और कुछ हद तक हायर रेट में जाएगी। तो यहाँ पे भी यही काम करना है। हमने कहा इस 45430 में से 500 इंटू एग्जम्प्ट, तो ये हो जाएगा 0। 500 इंटू एग्जम्प्ट ये हो जाएगा 0। फिर अगली चीज हमने क्या सीखी थी, हमने कहा था कि इस डिविडेंड में से कितना बेसिक रेट में जा रहा है। तो हमने फौरन से एक वर्किंग स्टार्ट की थी। हमने कहा था वैसे ऑल्दो बेसिक रेट बैंड लिमिट होती है 37,700 की, लेकिन एग्जम्पशन अमाउंट इस बैंड लिमिट को कम करती है। तो एग्जम्पशन माइनस करने के बाद बैंड में अभी जगह बाकी है 37,200 की। तो टोटल डिविडेंड इनकम में से 37,200 पे 8.75 का टैक्स रेट लगेगा। तो जैसी जो अमाउंट बेसिक रेट बैंड में गई, उतनी अमाउंट की डिविडेंड इनकम ने बेसिक रेट बैंड की लिमिट को मुकम्मल यूज किया और खत्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या 45430 में से 500 एग्जम्प्ट हो गया, 537,200 पे टैक्स होगा। सॉरी 37,200 बेसिक रेट में गया, जो कि 8.75 पे टैक्स होगा। कैन यू प्लीज क्विकली चेक द डिफरेंशियल अमाउंट, कि डिफरेंस अभी भी कितना डिविडेंड इनकम बचा हुआ है। 45430 माइनस 500 एंड माइनस 37,200, सो डिफरेंस अमाउंट कितना बच रहा है, जल्दी से बताएंगे प्लीज। दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट, नेट ऑफ वैल्यू बता दें कितनी आ रही है। 7230 या कुछ और आ रहा है? 7730 आई गेस। मेरे पास 7730 आ रहा है। प्लीज मेक श्योर कि 7230 है या 7730 है। 45 में से कुछ एग्जाम हुआ, फिर इतनी अमाउंट बेसिक रेट में गई और डिफरेंशियल अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दैट इज 7730। तो 7730 पे टैक्स रेट लगेगा, दैट इज 33.75%। ये आ गया 0, ये आ गया आपका 3255, और 7730 इंटू 33.75, दैट्स गिविंग अस अ वैल्यू ऑफ 2609। अगर आप इन सबको समअप कर लो
तो अब आपके पास टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी विल बी 5863। प्लीज मेक श्योर ये कंप्यूटेशन सही की है। 5863 आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई, तीन अमाउंट्स को समअप करके 5863 आ गई। तो मैंने इसको यहां पे लिखा, पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी 5863। नाउ अगर हम इन सबको एडअप कर दें, सो टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन दिस सिचुएशन वेयर द पर्सन वुड बी ऑपरेटिंग बिजनेस एज अ कंपनी एंड वुड बी एक्सट्रैक्टिंग फंड्स इन अ मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज। तो इस सिचुएशन में टोटल टैक्स एंड एनएसी लायबिलिटीज कितनी आ रही हैं? चार वैल्यूज का सम। जी जल्दी से। 5863 0 17980। तो आप बता रहे हैं दैट इज एन अमाउंट ऑफ 23844। सही जी। ठीक है, 23,844, 23,844 या जो भी 843844 राउंड ऑफ कर लिया। तो अगर हम अब, हमारा क्वेश्चन फुली सॉल्व हो गया और हमने लास्ट ऑल्टरनेटिव में भी रहते हुए टोटल टैक्स एंड एनआईसी कॉस्ट फाइंड किया, एंड दैट इज 23,843। तो यहां पे हम लिखते हैं ऑल्टरनेटिव 3 में आ रहा है 23,843। अब आप बताओ, आप एक टैक्स एडवाइजर हो, आपके पास एक बंदा आया था जिसकी जेब में पैसे थे, उसने आपसे पूछा कि मैं सोल ट्रेडर के तौर पे काम करूं या कंपनी के तौर पे काम करूं, और कंपनी के तौर पे काम करूं। वो तीन ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को फॉलो कर रहा था। उसमें से ऑल्टरनेटिव 1 में जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो 38719 है, इसमें 32 35 111 है, और ऑल्टरनेटिव 3 में 23843 है। आप इसको क्या मशवरा दोगे बीइंग अ टैक्स एडवाइजर? आप इसको क्या कंक्लूड करके बताओगे कि हाउ यू शुड ऑपरेट योर बिजनेस? तो हम इसका एक फॉर्मली छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ भी लिखते हैं। हम उस पैराग्राफ में इसको गाइड करेंगे। चारों में से सबसे कम अमाउंट कहाँ बन रही है, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करें। मेरे हिसाब से सबसे कम अमाउंट बन रही है ये वाली, 30,000, 38,000, 35,000, 23,000। तो 23,000 वाली सबसे कम है। तो हम इसको लिखेंगे वर्ड वेदर एंड शुड ऑपरेट एज अ सोल ट्रेडर और ऑप्शन टू एज अ कंपनी। तो हम इसमें लिखेंगे न्यूट शुड ऑपरेट बिजनेस एज अ कंपनी and should extract funds as alternative 3 because it's giving lowest tax and NIC cost of 23,843 as compared to other options. सो ये हमारा एक फॉर्मल आंसर हो गया। हमने क्या लिखा? हमने कहा कि जो बंदा है उसको ये बिजनेस कैसे ऑपरेट करना चाहिए, एंड शुड ऑपरेट। जी आप मिक्स रिमरेशन पैकेज भी लिख सकते हैं। मैंने ऑल्टरनेटिव 3 लिखा, तो आप इसको एज अ कंपनी, आप यहां पे इस चीज की बजाय जो आपने कहा एंड शुड एक्सट्रैक्ट फंड्स एज मिक्स रिमरेशन पैकेज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों उसको ऑल्टरनेटिव 3 फॉलो करना चाहिए, क्यों मिक्स रिमरेशन पैकेज को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि इस ऑप्शन में रहते हुए उसकी लायबिलिटी और एनआईसी कॉस्ट आ रही है 23,843, which is the lowest one, which is the lowest one as compared to the other options and other alternatives. जी यहाँ तक क्लियर है? होप कि हमने जितनी भी डिस्कशन की
ये डिस्कशन आपको समझ में आई होगी जो, और उसके बाद हमने एक डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, और इस डिटेल्ड क्वेश्चन को सिर्फ हमने सॉल्व नहीं किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वजह से हमारा इनकम टैक्स की बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई, रिकॉल हो गई, हमारे कॉर्पोरेशन टैक्स की बहुत सारी चीजें रिकैप हो गई, और हमने एनआईसीस के कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, कहीं ना कहीं पेंशन का जिक्र आया, उसकी ट्रीटमेंट सीखी, और ये तमाम बातें हमने सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन में, हमारे बहुत सारे एरियाज रिकैप हो गए, राइट।